हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल न्यू लाइट में, जहां पर मैं लेकर के आऊँ सिंह सर का मिशन। अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सभी को के तहत मैं लेकर के आया हूं बच्चों FST 43 का सॉल्यूशन। हम लोग देखेंगे, सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, जो भी आपके क्वेश्चन हैं उनके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, मेरा नाम है अक्षय। चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान आसान है, बस थोड़ा सा मॉडिफाइड क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है, जो भी तरीके हो सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है, इफ एल सी एंड आर रिप्रेजेंट इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली, देन विच ऑफ द फॉलोइंग डज रिप्रेजेंट डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है तीन चार ऑप्शन, दो भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, हमें एक एक करके इसमें टैली करना होगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक होगा। इस तरह के क्वेश्चन में हिट एंड ट्रायल मेथड ही होता है, जिसे आपको एक एक करके सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैं एल सी और आर, इसकी डायमेंशन कैसे और किस तरीके से याद होनी चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एक शॉर्टकट हम आपको बताते हैं सिंपल से याद रखना है, एल आर सी। क्या बोले बच्चों बने, एल आर सी, इस तरीके से याद करेंगे। देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करें कुछ इस तरीके से ब्रैकेट्स बना लें, सिंपल लिखें एम एल टी ए, एम एल टी ए, एम एल टी ए, 12/22, 12/32 एंड 12/42, माइनस 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 एंड देन माइनस माइनस। इस तरीके से आप एल आर सी की डायमेंशन याद कर सकते हैं। बड़ा आसान होता है, सिंपल से क्या सीक्वेंस होता है ध्यान रखिएगा। एल आर सी क्या होता है भैया सीक्वेंस, मेरे साथ बोलेंगे एल आर सी, फिर उसके बाद एम एल टी ए, एम एल टी ए, एम एल टी ए। ठीक है, 12/22, 12/32, 12/42, दो बार माने से धर, दो बार माने से धर, दो बार माने से धर। देखिए शॉर्टकट आपको याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज अगर आप एल आर सी के अलग अलग वेरिएंट निकालते हैं तो यहाँ पर आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा और आपके पास टाइम होता नहीं है FST के लिए। तो बच्चों ये थोड़ा याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपको ये चीजें याद रहती हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन बड़ी आराम से कर ले जाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर ध्यान से देखें C/L का क्या होगा, तो हमें C और L को एक बार डिवाइड करके देख लेना है अब C का देखिए यहाँ पर क्या है, L-2 टी की पावर 4 ए स्क्वायर डिवाइड बाई L करते हैं M L स्क्वायर T-2 एंड द A-2। ये तो दूर दूर तक मुरे को फ्रीक्वेंसी, अच्छा फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती क्या है बोले, टी की पावर -1 होती है। तो मुझे ये दूर दूर तक कहीं पर भी टी की पावर -1 दिख नहीं रहा। मेरे को यहाँ पर आगे सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जब आपको तुरंत ही पता चल जाए, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, तुरंत दिखने भैया साफ साफ दिख रहा है कि बिल्कुल भी टी नहीं आ पाएगा। चलिए R/L एक बार देख लेते हैं। R/L अगर देखें तो R की बात कर रहे हैं अगर हम लोग, ML² T-3A-2 डिवाइड बाई ML² T-2 A-2। देखिए ध्यान से, ये थोड़ा सा काम बन सकता है। M से M कैंसिल, L स्क्वायर कैंसिल, 1 की पावर -2 से 1 की पावर -2 कैंसिल, ये ऊपर जाएगा, सॉल्व करेंगे टी की पावर -1 आ जाएगा। इसका मतलब दूसरा पार्ट इसका आंसर हो सकता है, होना चाहिए दूसरा ऑप्शन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चौथे ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखिए तो 2 एंड 3 दोनों लिखा हुआ है। इसका मतलब हमें 2 एंड 3 दोनों फिर से चेक करना चाहिए। अगर हम यहीं पर आके रुक जाते हैं और यही ऑप्शन को टिक कर देंगे तो हो सकता है कि आपका आंसर गलत आ जाए। ठीक है बेटा, इसलिए आप लोग 1/√LC के बारे में जरूर सोचेंगे। तो चलिए 1/√LC की अगर हम बात करें तो अगर किसी तरीके से अगर हमने LC निकाली तो हमारा काम बन जाएगा अगर मैं सिर्फ LC की बात करता हूँ, मतलब इसमें इसमें मल्टीप्लाई कराता हूँ, तो M से M जाएगा, L से L जाएगा, यहाँ देखिए टी की पावर 2 बचेगा। LC का जो होता है वो टी स्क्वायर होता है अगर मैं इसका रूट लेता हूँ, ठीक है बेटा, तो रूट लेने पर आता है टी आता है, और 1/√LC अगर आप लेते हैं तो टी की पावर -1 हो जाएगा। इसका मतलब इसकी भी जो है वो टी की पावर -1 है, ये भी सॉल्व करने पर टी की पावर -1 आएगा। इसका मतलब चौथा पार्ट जो है बच्चों एकदम सही हो जाएगा। और हमें इस तरह के क्वेश्चनों में आपको शॉर्टकट जरूर पता होने चाहिए, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चनों में बहुत टाइम लग जाता है। तो ध्यान रखिएगा, एल आर सी की डायमेंशन याद रखिए। ये कई बार फुल सिलेबस टेस्ट में पूछी जा चुकी है, आपके नीट के प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है। तो अगर ये चीजें अलग से याद है तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग एक अच्छा क्वेश्चन है 2 डायमेंशनल का, देखना पड़ेगा। इन अ 2 डायमेंशनल मोशन ऑफ ए पार्टिकल, द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए पॉइंट ए, पोजीशन वेक्टर r1, मतलब ये पॉइंट ए है, इसका पोजीशन वेक्टर r1 दिया गया है, जिसका मैग्नीट्यूड शायद 3 दिया गया होगा आई थिंक टू पॉइंट बी, पोजीशन वेक्टर r2। इफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द दीस वेक्टर आर
respectively r1 3 and r2 is 4 and the angle they make with the axis theta 1 is 75 degree and theta 2 is 15 degree respectively, then magnitude of the displacement vector is क्या होगा यहाँ पर। देखिए मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पर एक r1 दिया गया और ये r2 दिया गया है, ठीक है, और जो भी पार्टिकल है वो a से b गया है, इसका मतलब हमें जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाना पड़ेगा वो a से b हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है बेटा। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर ए बी बनाना है तो इसके लिए हमें यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि आर ए बी का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बन जाएगा। तो अगर आप आर ए बी का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमें इसमें से इसको घटाना पड़ जाएगा, तभी हमारा काम बनेगा, दैट इज R2 माइनस का R1। ये किस कॉन्सेप्ट पे आता है, तो सिंपल सा ट्राइंगल लॉ होता है, आपने जरूर पढ़ा होगा। ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम ए से बी जा रहे हैं यहाँ पर, देखिए ध्यान से R1 प्लस आर ए बी पहले होगा। अगर मैं ट्राइंगल लॉ सिंपल से लगाता हूँ यहाँ पर, तो R1 प्लस आर ए बी, देखिए दोनों एरो एक साथ है तो इनका एडिशन होगा जो कि इसके बराबर हो जाएगा, दैट इज R2 ऑफ दैट। और आप सॉल्व करते हैं तो आर ए बी की वैल्यू ये आएगी। लेकिन क्वेश्चन में आपसे मैग्नीट्यूड पूछा गया है, इसका मतलब हमें इसका मॉड ले लेना चाहिए। अगर बच्चों इसका मॉड हम लोग ले लेंगे तो मॉड लेने पर सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है। देखिए अगर यहाँ पर एडिशन होता है तो हम लोग एडिशन वाला फॉर्मूला लगाते हैं पैरेललोग्राम थ्योरम का यूज करके, लेकिन यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन का जो फॉर्मूला बनेगा वो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस का 2R1 2R1 R2 एंड कॉस थीटा बनता है। इसका मतलब हमें R1 चाहिए, R2 चाहिए और इनके बीच का एंगल चाहिए होगा। बेटा अगर ये एंगल 15 डिग्री है, ये 75 है, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। चलिए वैल्यू से पुट करना, कुछ खास काम नहीं करना। R1 मान लीजिए ये तो 3 का स्क्वायर होता है 9, R2 यहाँ पर 4 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस का 2, R1 3 है, R2 यहाँ पर 4 है एंड द cos 60 की जो वैल्यू होती है बच्चा वो 1/2 होती है। अपन यहाँ पर 1/2 रख देंगे। थोड़ा सा इसे सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ खास काम नहीं करना है यहाँ पर। देखिए 16 होना ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, माइनस का करेंगे ये 12 हो जाएगा और सॉल्व करेंगे √13 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आंसर बेटा √13 आ रहा है तो यहाँ पर हमें ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा, लेकिन आंसर कहीं पर भी रूट में नहीं है। अब एक तरीका ये हो सकता है कि आप √13 उसको सॉल्व करें, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करेंगे तो आपका काम जल्दी बन जाएगा। जैसे √13 है तो ये जो √13 है अगर देखा जाए तो अगर यहाँ पर 9 होता तो ये हो जाता भाई 3 का 3 हो जाता, 16 होता तो 4 हो जाता। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो 9 और 16 के बीच में है, ठीक है। तो जो भी इसका रूट होगा वो 3 और 4 के बीच में होगा। तो आपको ऑप्शन यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन जो है वो 3 और 4 के बीच में। तो मेरे को यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो लग रहा है वो बिल्कुल सही लग रहा है, जो कि 3 और 4 के बीच में। देखिए होता क्या है कभी कभी कुछ ऑप्शन ऐसे हो सकते हैं कि 3 और 4 के बीच में एक से ज्यादा ऑप्शन हो, फिर आपको वहां पर वाकई कैलकुलेट करना पड़ेगा, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, बट ऐसे ऑप्शन बनते नहीं है। ऐसे होता क्या कि नीट के पेपर के हिसाब से हमें थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा कि हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करें और क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी कर लिया जाए। तो ऑप्शन अगर आप मैच कराएंगे तो ज्यादा बेटर होगा जैसे सॉल्व करने की वजह, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। अगर थोड़ा जल्दी लग रहा हो तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके भी देख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप ये कर सकते हैं आपको सिर्फ आंसर जानने हैं तो फिर थोड़ा सा फास्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। खैर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सेलेक्ट द प्रॉपर ग्राफ बिटवीन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर एंड डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर। देखिए एक बात चर्चा कर लेते हैं पहले यहाँ पर। अगर मैंने यहाँ पर एक हॉलो स्फीयर लिया बच्चा, देखिएगा ध्यान से, जैसे ये हॉलो स्फीयर लिया, इस हॉलो स्फीयर की रेडियस फॉर एग्जांपल मान लीजिए r है, ठीक है। अगर ये हॉलो स्फीयर होता है, ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसके पोटेंशियल की जब बात करते हैं तो हमें ये बात पता है कि अगर ये हॉलो स्फीयर है तो अंदर फील्ड जो होती है वो 0 होती है और पोटेंशियल जो होता है बच्चों वो कांस्टेंट होता है। अगर इसके अंदर पोटेंशियल का कांस्टेंट है तो ऑब्वियस सी बात है 0 से लेकर के r तक की, मतलब अगर r की वैल्यू की हम बात करते हैं यहाँ पर बेसिकली 0 से लेकर के r के बीच में v जो होता है बेटा वो आपका कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू आप अच्छी तरीके से जानते हैं, माइनस का कैपिटल G m/r होता है, ठीक है। सरफेस पर पहुंचते वो वैल्यू उसके बराबर हो जाती है और उसके बाद जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के हिसाब से चलती है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम यहां से लेकर के यहां तक की जाते हैं, मतलब 0 से लेकर के कैपिटल R तक की जो v की जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी और उसके बाद वो वैल्यू है वो घटना शुरू हो जाएगी। अब ये ऑप्शन हमें ये चेक करना पड़ेगा ये किसमें हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट की बात करता हूं तो ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा, ठीक है।
यहाँ पर देखिए ये भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। थर्ड की बात करें तो ये ट्रू स्टेटमेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 0 से लेकर के आर के बीच में जो पोटेंशियल आपका है वो कांस्टेंट है, और उसके बाद जो है वैल्यू उस तरीके से बढ़ रही है। ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट होता है तो माइनस का कैपिटल जी एम बाई आर होता है, ठीक है। और जब बढ़ता है मतलब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से जब बड़ी होती है तो उस केस में माइनस का कैपिटल जी एम बाई स्मॉल आर होता है, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। माइनस साइन लगा हुआ है इसलिए इस तरीके से ग्राफ इसका बनना चाहिए। तो थर्ड वाला जो है वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ वाला फिर से गड़बड़, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है लेकिन ये कर्व बना हुआ, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा बच्चा। लेकिन अगर क्वेश्चन में ध्यान से देखिए तो विच ग्राफ हैव बीन नॉट करेक्टेड, मतलब कौन सा करेक्ट नहीं है, मतलब फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ जो है वो करेक्ट नहीं है, और ये वाला सिर्फ करेक्ट। तो करेक्ट नहीं है में कौन सा ऑप्शन जाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन सही चला जाएगा। फर्स्ट सेकंड फोर्थ ग्राफ जो है वो इसका सही आंसर नहीं है, इसलिए उसको सही रखा गया है, ठीक है। क्योंकि पूछा गया था विच ग्राफ हैव बीन नॉट करेक्टेड, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, मॉडिफाइड क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन करते टाइम पर बिल्कुल ध्यान देना होगा क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि हम लोगों की अभी जो सीरीज चल रही है उसमें क्वेश्चन को मॉडिफाई किया जा रहा है, तो इन बातों को जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय x इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर t-2 का स्क्वायर, वेयर x इज इन द मीटर एंड द t इज इन द सेकंड, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन द फर्स्ट 3 सेकंड। ओके, देखिए यहां पर जो पोजीशन दिया गया है बेटा, पहले तो x बराबर टी स्क्वायर माइनस का 2 का होल स्क्वायर दिया गया। देखिए यहां पर क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा गया। देखिए अगर डिस्प्लेसमेंट होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहां पर वैल्यू t बराबर 3 रख के आंसर निकाल लेते। लेकिन बच्चों आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि कभी भी अगर पोजीशन आपको दी गई हो, पोजीशन टाइम के फंक्शन में दी गई है, और अगर माइनस साइन कहीं पर लगा है, तो ये बिल्कुल पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि जो बॉडी आपकी है वो आगे जाने के बाद रिटर्न बैक आ रही हो, ठीक है। और अगर रिटर्न बैक आ जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। अगर मोशन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चल रहा है, रिटर्न बैक नहीं आ रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो होती है वो सेम होती है। बट अगर टेंडेंसी ये बन गई है कि बॉडी आगे जब रिटर्न बैक आ रही है तो डिस्टेंस अलग होगा, डिस्प्लेसमेंट अलग होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को करते टाइम पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और डिस्टेंस निकालने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन मेरे को जो तरीका लगता है, जो कि सबसे बेहतरीन तरीका है इस तरह के क्वेश्चन करने का, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर कभी भी माइनस साइन आ जाता है तो ये बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है कि बॉडी रिटर्न बैक आ रही हो। ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले आप यहाँ पर वेलोसिटी निकाले एक बार डिफरेंशिएट करके, मतलब v बराबर dx बाई dt करें, उसको एक बार डिफरेंशिएट करते भैया। जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो वैल्यू ये आती है, मतलब v बराबर जो है वो 2t माइनस का 4 बनेगी। इसका मतलब t बराबर 2 सेकेंड पर वेलोसिटी जो है वो 0 हो रही है। फिर इसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वेलोसिटी जो है आगे बढ़ती जाएगी, मतलब पॉजिटिव होती चली जा रही है। इसका मतलब बॉडी रिटर्न बैक जरूर मान रही है, वो भी जो पॉइंट उसका है जहां पर t बराबर 2 रखने पर वेलोसिटी 0 हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर में कुछ गड़बड़ आ सकता है। ऐसे क्वेश्चनों को करते टाइम पर सबसे पहले आपको जो x दिया गया है सबसे पहले v निकालेंगे, फिर उसके बाद आप ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। किसका बोलो भैया, v वर्सेस t का ग्राफ ड्रॉ करें। ऐसे क्वेश्चन बड़े जल्दी हो जाते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है ग्राफ को ड्रॉ करने का। ये सिंपल सा y बराबर mx प्लस c का ग्राफ है, जिसमें c की जो वैल्यू है -4 है और स्लोप आपका पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है ग्राफ कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। ये ग्राफ जहां पर कट कर रहा है वो 0, -4 होगा, क्योंकि y एक्सिस में इंटरसेप्ट जो है वो -4 है। ये ग्राफ यहां पर कहां पर कट करता है, तो t बराबर 2 सेकंड पर अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं t बराबर 2 सेकंड रखा तो वेलोसिटी यहां पर 0 हो रही है, और यहां पर वेलोसिटी जो होनी 0 होनी चाहिए। क्वेश्चन में सिर्फ 3 सेकंड तक जिक्र किया गया, इसका मतलब हमें यहां पर एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड पर वेलोसिटी देख लेनी चाहिए, ताकि हम ग्राफ में जज कर सके कहां पर होगा। t बराबर 3 सेकंड रखते, 3 दूनी 6 में से 4 क्या बचेगा, 2 बचेगा। इसका मतलब ये हो गया कि t बराबर 3 सेकंड पर जो वेलोसिटी आपकी जो है बेटा वो 2 है, ठीक है। एकदम क्लियर होगी बात। अब अगर हमें यहाँ पर डिस्टेंस पता करना है तो आपको ये रूल बिल्कुल अच्छे से पता होगा कि अगर हमें यहाँ पर डिस्टेंस पता करना है तो एरिया अंडर द कर्व कर ले और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन डिस्टेंस के केस में सारी एरिया हम पॉजिटिव लेते हैं, मतलब अगर हम ये एरिया लेते हैं तो वो भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ये एरिया लेंगे तब भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर हमें डिस्टेंस पता करना है, ठीक है बेटा, तो a1 और a2 की पॉजिटिव वैल्यू लेकर के अगर हम एडअप कर दे तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा, ठीक है। अब इसका एरिया क्या होगा, ध्यान से देखिए, एक ट्राइंगल है दैट इज हाफ इनटू हाइट कितनी यहाँ पर 4 है और बेस कितना यहाँ पर 2 है, प्लस इसकी एरिया की बात करें तो हाफ, हाइट यहाँ पर 2 है और बेस यहाँ पर 1 साफ दिख रहा है आपको। यहाँ पर देखिए सॉल्व करेंगे ये 4 हो जाएगा,
ये 1 हो जाएगा और आंसर आपका 5 मीटर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप हिट एंड ट्रायल करने बैठेंगे, एक एक वैल्यू को पुट करेंगे तो आपका आंसर बे तक बहुत ज्यादा समय ले लेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप फैमिलियर है थोड़ा सा इन सब बातों के, इन बेसिक कॉन्सेप्ट जरा से भी फैमिलियर होते हैं तो आप क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे और ये सबसे सटीक तरीका होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर पहला है तो हम अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। ठीक है, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद स्पीड v, एक्सेलरेशन के फॉर्म में दिया गया है, दैट इज 10 माइनस का 0.1 v स्क्वायर। ओके, एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी के फॉर्म में दी गई है। ठीक है, द मैक्सिमम स्पीड अटेंड बाय द पार्टिकल। पहली बात तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, जब बॉडी मैक्सिमम स्पीड पर होती है उस टाइम पर एक्सेलरेशन जो होता है वो 0 होता है। जब एक्सेलरेशन 0 होता है तो उसकी मैक्सिमम स्पीड गेन कर लेता है ऐसे क्वेश्चनों में, तो आप सिंपल सा a बराबर 0 रख देंगे। 10 माइनस का 0.1 का v स्क्वायर इधर आ जाएगा, 0.1 का v स्क्वायर इज इक्वल टू 10 एंड द v स्क्वायर इज इक्वल टू 100 एंड द v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मैक्सिमम स्पीड की जो वैल्यू आ जाएगी वो 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। इसमें कोई बिल्कुल भी दो राय नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी के फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, तो कौन सा पार्ट इसका सही हो जाएगा? सेकंड पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एट माइनस का 73 डिग्री इज 0.0060, देन दिस वैल्यू एट माइनस का 173 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा? आपको पहली बात ये समझनी पड़ेगी, जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, ठीक है, इसको इस तरीके से दिखाते हैं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है इन द केस ऑफ पैरामैग्नेटिक, इन द केस ऑफ पैरामैग्नेटिक के केस में होती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन बन गया हमारा, साइड 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 कर देंगे और हमारा काम बन जाएगा। T1 यहाँ पर माइनस का 73 है। ठीक है, आप लोग गलती ये करते होंगे कभी कभी डिग्री सेल्सियस में दिया गया, ऐसे क्वेश्चनों में जो टेम्परेचर होता है बट वो हमेशा केल्विन में होता है। किसमें होता है? केल्विन में। तो केल्विन में होने के लिए आपको यहाँ पर 273 और एडअप करना पड़ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर नीचे भी वही काम कर देते हैं, माइनस का 173 लिखा है, 273 और एडअप कर देंगे। ऊपर जो आएगा वो बड़ा 200 आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा, मतलब 2 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इसका रेशियो 2 आ रहा है, तो जो Xi2 होगा वो 2 टाइम्स ऑफ Xi1 हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू है यहाँ साफ दिख रही है 0.0060 होती है। ठीक है, सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा? 0 6 12, 0.010 हो जाएगा। कौन सा पार्ट सही हो जाएगा? सेकंड पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें कुछ भी अलग नहीं है या कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जिसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है और टेम्परेचर यहाँ पर केल्विन में होना चाहिए, तब आपका आंसर आएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। विद व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन, यहाँ पर मिनिमम एक्सेलरेशन पूछा गया है। कैन अ फायरमैन स्लाइड डाउन अ रोप हुज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज 1/3 ऑफ इट्स वेट। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा फील करना होगा बेटा। मान लीजिए कि ये रोप है, इस रोप पर एक फायरमैन, देखिए मैं फायरमैन बना तो नहीं सकता, मैं थोड़ा सा फील कराता हूँ कि ये एक फायरमैन है। कई अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। मान लीजिए इस फायरमैन का मास जो है वो m है और नीचे जो उसका फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज mg लग रहा होगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इस रोप की है वो 1/3 ऑफ इस वेट है। इसका मतलब ये जो टेंशन होगा ऊपर की तरफ, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ मतलब मैक्सिमम टेंशन जो भी हो सकता है इसके वेट का 1/3 हो सकता है बेटा। क्या हो सकता है? वेट का 1/3, मतलब वेट 1g हो गया, डिवाइड बाई 1/3 कर देंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, अब इसे स्लॉट डाउन मतलब नीचे लेकर के आना, मतलब एक्सेलरेशन हमें कहाँ चाहिए? नीचे चाहिए होगा एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर मिनिमम एक्सेलरेशन क्या होगा ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया। सिंपल सी बात है, आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट फोर्स का लगा दीजिए। बड़े फोर्स में से छोटे फोर्स को घटा करके ma कर दीजिए, मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है एफ नेट बराबर हमारा ma वाला, वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। एफ नेट कैसे निकालेंगे? बड़े फोर्स में से छोटे फोर्स को घटा दीजिए, बराबर m, यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो मिनिमम वाला आ जाएगा आपका। सॉल्व करेंगे तो 2g/3 आ जाएगा और m भी साथ में आएगा, इधर ma मिनिमम वाला आ जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा और a मिनिमम की जो वैल्यू है बेटा वो 2g/3 हो जाएगी। बहुत ही ज्यादा ये नहीं कह सकते बहुत कठिन क्वेश्चन है, सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था जो कि हम इजीली देख सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में कई बार ऐसा होता है कि 2 बंदर होते हैं, 3 बंदर होते हैं, उनका क्या होगा, तो हमें करने का तरीका यही होता है। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा भी सकते थे कि अगर ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ये है तो कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ऊपर चला जाएगा, तो उसको करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो क्वेश्चन कौन सा पार्ट सही हो जाएगा इसका?
फर्स्ट पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। बढ़िया, एक असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है, देखना पड़ेगा। अ स्टैंडिंग बस सडनली एक्सेलरेट इफ देयर वर नो फ्रिक्शन बिटवीन द फीट ऑफ द पैसेंजर एंड द फ्लोर ऑफ द बस। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फ्लोर ऑफ द बस एंड द फीट ऑफ द पैसेंजर, है ना, पैसेंजर की फीट और फ्लोर के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। होता है क्या, जब उसमें फ्रिक्शन होता है तब अपन लोग पीछे जाते हैं। फ्रिक्शन होना जरूरी, क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हमारा फीट बस के फ्लोर पे है तो जब बस आगे चलेगी तो ड्यू टू फ्रिक्शन हमारा जो फीट है वो भी आगे चलने की कोशिश करता है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, और अगर फ्लोर और फीट के बीच में फ्रिक्शन अगर है हमारा, तो वो हमारे फीट को आगे ले जाकर कोशिश करेगा। लेकिन हमारा जो ऊपर की बॉडी है वो थोड़ी ना फ्लोर से टच कर रही है, तब उस केस में हमारी बॉडी ऐसा लगता है जैसे पीछे चली गई है, फीट आगे चला गया, तो हमें थोड़ा सा एक हिचबैक टाइप का लगता है कि पीछे बैक आ गया है। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है इस क्वेश्चन में कि इनके बीच में फ्रिक्शन ही नहीं है। अगर फ्रिक्शन है ही नहीं तो जो बस का फ्लोर है वो फीट के साथ कनेक्टेड ही नहीं हो पाएगा, तो बस का फ्लोर तो आगे चलेगा तो इंसान वहीं बैठा रह जाएगा, पैसेंजर। इसका मतलब वो बैक होगा ही नहीं। दैट मीन्स द पैसेंजर वुड नॉट मूव बैक होना चाहिए था, इसलिए असर्शन जो है वो गलत दिया गया। आई होप आप हमारा मतलब समझ पा रहे होंगे। मतलब अगर यहां पर एक्सेलरेशन, मतलब यहां पर अगर फ्रिक्शन होता तो शायद ये आंसर सही हो जाता, लेकिन ये गलत हो गया। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन द फ्लोर ऑफ द बस वुड स्लिप फॉरवर्ड अंडर द फीट ऑफ द पैसेंजर। ऑब्वियसली बात है, यही इसका सही एक्सप्लेनेशन है। होगा क्या, यही तो लिखा हुआ ना भैया, जब फ्रिक्शन है ही नहीं तो फ्लोर ऑफ द बस वुड स्लिप फॉरवर्ड, आगे चला जाएगा ना फिट के आगे, तो वो इंसान वहीं बैठा रह जाएगा। इसका मतलब रीजन सही लिखा हुआ लेकिन असर्शन गलत है, इसलिए इसका जो सेकंड पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपने जरा सा ध्यान नहीं दिया, आप रटे बैठे हैं इनर्शिया को, तो फिर आप जरूर इसको गलत करके आओगे। फिर कई बच्चे जो है इसका ऑप्शन थर्ड लगा देते हैं, जो कि एकदम गलत है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, फ्रिक्शन की वजह से ऐसा हुआ है, अगर फ्रिक्शन ना होता तो फिर कुछ आंसर और हो सकता था। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ेंगे। द लीनियर डेंसिटी ऑफ द रॉड ऑफ द लेंथ, रॉड की जो लेंथ है वो 2 मीटर है, वेरीज अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। ओके, लीनियर डेंसिटी को लैम्डा दिखाता है, आई होप आपको पता होगा। 2 + 3x दिया गया, मतलब ये वेरिएबल डेंसिटी है। इसका मतलब x की अलग अलग वैल्यू के लिए लैम्डा की जो वैल्यू है वो अलग अलग होगी। तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हमें कुछ दूसरा तरीका अपनाना पड़ सकता है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया। द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द हैवियर एंड पूछा गया, इसके बारे में भी आपको समझना पड़ेगा, जो कि आखिरी में अभी आपको हम समझाते हैं। ठीक है, खैर देखते हैं। जैसे ये रॉड है, मान लीजिए अगर ये रॉड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली होता तो मेरे हिसाब से बच्चों बड़ी आसानी से क्वेश्चन हो जाता, लेकिन ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तो यहाँ पर है नहीं। तो हमें एक काम करना पड़ेगा, एक काम कर लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर x बराबर मैंने 0 मारा है, लेंथ 2 मीटर है तो x बराबर 2 मीटर मान लेते हैं। अब अलग अलग x पर अलग लैम्डा मिलेगा, तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ से x डिस्टेंस पर छोटा सा dx पार्टिकल कट कर लेते हैं, जिसका मास यहाँ पर क्या है, dm है। dm dx और लैम्डा के बीच रिलेशन होता है, दैट इज dm इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dx होता है। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल से सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगा देते हैं। एक्ससीएम इज इक्वल टू जो बनेगा हमारा वो इंटीग्रेशन क्या बनता है जो बच्चे, एक्स डीएम डिवाइड बाय इंटीग्रेशन डीएम बनता है। अब यहाँ पर डीएम को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मास के फॉर्म में नहीं, लैम्डा के फॉर्म में दिया गया, तो डीएम की जगह अपन लोग जो है एक्स लैम्डा डीएक्स लिख सकते हैं। सिमिलरली एक्स लैम्डा यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू पुट करनी पड़ जाएगी, दैट इज 2 + 3x dx अपॉन इंटीग्रेशन 2 + 3x एंड द dx इज द पार्ट ऑफ दैट। 0 से लेकर 2 तक करना पड़ेगा, क्योंकि रॉड की जो लेंथ है वो भैया वो 0 से लेकर के 2 के बीच में है। ओके, मेरे को नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्ससीएम निकालने के लिए हमने सिंपल सा इंटीग्रेशन फंडा लगाया है, 0 से लेकर के 2 तक x 2 + 3x dx, और नीचे जो है आपका 2 + 3x + dx एंड द वैल्यू इज 0 से 2 कुछ बच्चे इसमें घबरा जाते हैं इंटीग्रेशन के तौर पर कि ये भैया नीट 8 के एग्जाम में इंटीग्रेशन आ रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें महारत हासिल भी करनी होगी। देखिए बड़ा सिंपल होता है, सिंपल सा अंदर मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए 3x²। प्रॉपर मैथ है, इसमें कुछ खास फिजिक्स नहीं है, आप इसे मैथ समझ के सॉल्व करें। ठीक, देखते कैसे करेंगे, 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक। ओके,
इंटीग्रेशन करते हैं तो 2x का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों वो x स्क्वायर बाई 2 होता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर बचेगा। सिमिलरली 3x स्क्वायर की बात करें तो इसका x क्यूब बाई 3 होता है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर x क्यूब हो जाएगा। 0 से लेकर 2 तक हो गया। यहाँ की बात कर लेते हैं, 2 का अगर आप करेंगे तो 2x हो जाएगा, 3x का 3x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा बाई डिफॉल्ट। ओके, 0 से लेकर के 2 तक हो जाएगा। लिमिट पुट करनी पड़ेगी, पहले 2 रखते हैं यहाँ पर, 0 रखने का कोई फायदा होगा नहीं तो हम 2 से काम चला लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 2 की का और क्यों, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, नीचे देख लेते हैं, फटाक से 2 रखा है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर है 4 है, नीचे 2 है तो 2 बचेगा, प्लस 6 हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लीजिएगा प्लीज। 8 4 12 होता है, 6 4 10 हो जाएगा, तो आंसर जो है हमारा 1.2 बैठेगा। लेकिन थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा, ये जो आंसर 1.2 आया है हमारे एक्ससीएम की जो वैल्यू आई है, ये x जो हमने माना हुआ था वो वहां पर माना था जहां पर डेंसिटी कम थी। देखिए मेरी बात समझिएगा, हमने जो ये x माना है x बराबर 0 यहाँ से लेट किया हुआ है, अगर आप x बराबर 0 यहाँ पर रखते हैं तो लैम्डा आएगा 2, और यहाँ पर अगर x बराबर 2 रखते हैं तो 3 दूनी 6 7 8 लैम्डा आएगा ज्यादा। इसका मतलब हैवी पार्ट इधर है और जो हैवी पार्ट इधर है और ऑब्वियस से बात हल्का पार्ट भैया इधर है, तो जो वैल्यू हमसे एक्ससीएम की पूछी गई है वो हैवियर पार्ट से पूछी गई। आप क्वेश्चन ध्यान देखिए, हैवियर एंड ऑफ द रॉड। ठीक है, इसका मतलब जो भी हम यहाँ पर निकालेंगे, जो भी हमारा ये आया हुआ है, तो एक्ससीएम की जो एक्चुअली जो क्वेश्चन में पूछी गई, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो भी आपका आंसर है वो 2 में से हमें 1.2 घटाना पड़ेगा, तो 0.18 मीटर, मतलब अगर बात करें तो 80 सेंटीमीटर आई होप ये बनेगा। ठीक है, सेंटीमीटर में बात करें तो आंसर इसका जो भी आएगा वो 80 सेंटीमीटर आएगा। कहां से आएगा, हैवियर पार्ट दूसरे एंड से आंसर आएगा। कई बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि वो सब ये सब पार्ट कर देते हैं, लेकिन जो ये घुमाया गया क्वेश्चन को, यहां से कई क्वेश्चन बच्चे क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। हैवियर एंड से पूछा गया है जो कि यहां से है, हम जो निकालते हैं वो यहां से निकला हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है 2 से घटाना पड़ेगा। खैर, आपको ये बात समझ में आई होगी, एक अच्छा क्वेश्चन है, समय लेगा लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से करेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। खैर, अगले क्वेश्चन से मूव करते हैं। एक मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। देखिए मैचिंग टाइप का क्वेश्चन कितना आसान होता है करना, पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। क्या है क्या भैया, व्हेन अ बॉडी ऑफ मास एम जस्ट बिगिन टू स्लाइड, अच्छा स्लाइड कर रहा है, एज शोन मैच लिस्ट 1 and 2। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, वेट और एमजी साइन थीटा को इसमें बताने का कौन होगा। ठीक है ठीक है, तो यार हमें एकदम पता है कि अगर ये एम मास की बॉडी है अगर ठीक है, अगर ये एम मास की बॉडी होती है तो ऑब्वियस सी बात है नॉर्मल रिएक्शन ये होगा, मतलब क्यू जो होगा वो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, नीचे mg होता है तो ये हमारा वेट होगा mg। एक कंपोनेंट इधर जो आता है वो mg cos थीटा होता है, लेकिन इससे मतलब नहीं, एक कंपोनेंट इधर आता है दैट इज mg sin थीटा आएगा। ओके, ये आर पीछे तरफ क्योंकि स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स आपका पीछे तरफ लग रहा होगा, तो मेरे हिसाब से नॉर्मल रिएक्शन जो है वो क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन जो है वो क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये जो है सेकंड पार्ट वाला सही हो जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर थर्ड पे है तो बी वाला जो है वो थर्ड पे होना चाहिए। ठीक है, वेट एस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये फोर्थ वाला चला जाएगा, और mg sin थीटा ऑब्वियस से बात है पी जाएगा, दैट इज फर्स्ट चला जाएगा। तो ए का सेकंड अगर देखें तो ये है या तो ये है, लेकिन बी वाला जो है वो थर्ड है, जो कि इसी ऑप्शन मेरे को दिख रहा है यहाँ पर, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें कुछ भी नया नहीं था, बस सिंपल से आपको मैच कराना था, बेसिक नॉलेज पे क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आएगा, फोर्थ पार्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। A soap bubble of radius r1 is placed on another soap bubble of radius r2. The reciprocal, पहली बात तो पूछा क्या गया है, reciprocal of the radius r of the soap film separated the two bubbles। अगर दो बबल्स को हम एक साथ ऐसे रख देंगे तो एक अंदर एक बबल और बन जाएगा। ठीक है, अब इस बबल के रेडियस के बारे में हमें जिक्र करना है, लेकिन उसका रेसिप्रोकल बताना है। ठीक है, बड़ा आसान सी बात है। अब हम आपको दो मिनट बात करते हैं। अगर मैं कहूं कि जिसकी रेडियस फर्स्ट है उसका आप प्रेशर लिखें तो आप क्या लिखेंगे, सिंपल सी बात है, P नॉट प्लस 4S। एस यहाँ पर सरफेस टेंशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, कुछ किताबों में सिग्मा है और कुछ जगह कैपिटल टी यूज किया जाता है, लेकिन मैंने वर्ड पहले यूज कर लिया है। एस जो है वो सरफेस टेंशन को दिखाता है। ठीक है, हालांकि इसकी खास जरूरत पड़ेगी नहीं, पर देख लेते हैं। डिवाइड में क्या कर देते हैं, R1 कर देते हैं, तो ये प्रेशर होगा पहली वाली बबल के हिसाब से। दूसरी वाली बबल का अगर हम लिखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ऑब्वियसली बात है, पी नॉट में कोई भी चेंज नहीं होगा, सरफेस टेंशन वही रहेगा, सब कुछ वही है। ठीक है, यहां पर R2 अगर बड़ा है तो ऑब्वियसली बात है कि P1 छोटा होगा, सॉरी P2 छोटा होगा
और P1 बड़ा होगा, तो अगर मैं डिफरेंस निकालता हूँ P1 माइनस P2 करता हूँ तो P0 में से P0 चला जाएगा, 4s कॉमन हो जाएगा, ठीक है, 1/R1 माइनस 1/R2 हो जाएगा। ठीक, एक बात ये समझ में आती है, मैंने अभी आपको बताया था कि एक बबल ऐसा और एक तरीके रखा गया है, इसका मतलब इस ये जो कॉमन बबल बन रहा है इसका अगर हमें प्रेशर की वैल्यू लिखनी है, डिफरेंस लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, सिंपल सी बात है, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 4s अपॉन कैपिटल R रखना पड़ेगा, क्योंकि P1 ये P2 ये हो जाएगा, इनके डिफरेंस की ये जो वैल्यू होगी वो 4s/R होगी। अब अगर इन दोनों को हम कंपेयर करा देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है जो रिजल्ट बनेगा, देखिए ध्यान से, P1 भी लेफ्ट हैंड साइड को कॉमन कराएं तो बनेगा 4s/R इज इक्वल टू 4s 1/R1 माइनस 1/R2, ये 4s से 4s कैंसिल, तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 माइनस का 1/R2 बन जाएगा। यहां से अगर हम देखें क्वेश्चन में जो पूछा गया था, पहली चीज क्वेश्चन में जो पूछा गया वो रेसिप्रोकल ऑफ कैपिटल आर है, इसका मतलब हमने ये जो वर्ड निकाला है ये क्या है हमारा, ये हमारा रेसिप्रोकल ऑफ कैपिटल आर है, तो यही वर्ड पूछा गया हमसे, इसका मतलब R1 R2 एंड द R2 माइनस का R1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ कैपिटल आर पूछा गया था। कौन सा पार्ट सही हो जाएगा अगर देखे बात को, तो R2 माइनस का R1 अपॉन R1 R2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा। कुछ लोगों को लगता है क्वेश्चन ये आंसर ये बनेगा, नहीं, वो उसको रेसिप्रोकल भी करना पड़ेगा। खैर आपको आई होप समझ में आया होगा, सिंपल सी बात थी, पहले वाले शो बबल का प्रेशर लिखा, दूसरे वाला लिखा, इनके बीच का डिफरेंस हमने निकाल लिया, इन दोनों को भाई बोलेगा प्लेस अनदर शॉप बबल प्लेस कर दिया गया, तो अंदर वाला जो है वो कैपिटल आर बनना होगा। अब ये कैपिटल आर कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों का जो प्रेशर डिफरेंस होगा वही तो 4s/R होगा, जो कि हमने इस तरीके से निकाला हुआ, दोनों को बराबर करके वैल्यू निकाल ली, सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस R इज इमर्ज इन द वाटर एंड वाटर rise into a height capital H. Mass of water in the capillary tube is capital M. If the radius of the tube is 4 times mass of the water that will rise in the capillary tube will now be कितना हो जाएगा। देखिए पहले मेरे पास समझना पड़ेगा, जब हम कैपिलरी ट्यूब को जैसे लिक्विड में डिप करते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए वो H हाइट ऊपर चढ़ा, ठीक है, कितना हाइट ऊपर चला, H हाइट जो है ऊपर चढ़ा, और इस कैपिलरी ट्यूब की रेडियस मान लीजिए स्मॉल आर है या कैपिटल आर मान लीजिए है, जस्ट इमेजिन, ठीक है। अगर हमें ये पता करना है कि कितना मास ऊपर चढ़ा, तो सिंपल सी बात है, मास निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी तो ठीक है, वॉल्यूम क्या लिखेंगे, तो एक सिलेंडर है दैट इज πr² इंटू H लिखेंगे, ये मास बनेगा, ठीक। लेकिन ये जो कैपिलरी ट्यूब H हाइट ऊपर जाता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है, इसका मतलब m बराबर जो होगा वो रो इंटू पाई, मतलब अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी की बात करता हूं यहां पर, ठीक है, किसकी बात करूं, प्रोपोर्शनैलिटी की बात करूं अगर, तो R² H की वजह से 1/R और हो जाएगा, मतलब m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। इसका मतलब जिस हिसाब से उसकी रेडियस है उसी हिसाब से मास को चढ़ेगा। अगर आप रेडियस को 4 टाइम्स कर देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है मास भी कितना चढ़ जाएगा, 4 टाइम्स ऊपर चढ़ जाएगा। तो ऑप्शन जो है फोर्थ पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि अगर R को यहां पर आप 4R करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है M आपका जो है 4M हो जाएगा, जो साफ दिख रहा है, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। डिटरमाइन द एलोंगेशन ऑफ द स्टील बार 1 मीटर लॉन्ग एंड द एरिया दिया गया, सबसे पहले लेंथ आपको दी गई है 1 मीटर, एरिया दिया गया 1.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, दैट इज माइनस का 4 मीटर स्क्वायर दिया गया है। When they subjected to a pull of force भी दे दिया गया है हमें यहाँ पर 1.5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन, y दिया गया है 2 इंटू 10 की पावर 11 दिया गया है। पूछा क्या गया है, इलोंगेशन mm में बताना है, डेल्टा एल की जो वैल्यू है वो हमें mm में बतानी है। सिंपल सा फॉर्मूला होता है बेटा, डेल्टा एल बराबर होता क्या है भैया, FL अपॉन वाई इंटू ए होता है, ठीक है। F कितना दिया गया 1.5 इंटू 10 की पावर 4, लेंथ आपको 1 मीटर दी गई है, y आपको 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 दिया गया है, और एरिया आपको 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 दे दिया गया, ठीक है। ओके ठीक है, अब इसको जरा ध्यान से देखिए, इसे सॉल्व किया जा सकता है। 1.5 से 1.5 कैंसिल हो गया, बचेगा 1.2, ये अगर ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 8, ये और जाएगा तो 10 की पावर माइनस का 3 हो जाएगा, 8 9 10 11, तो ये 1.2 mm हो जाएगा, ठीक है भैया। अब क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि 1.2 mm, में क्या आंसर आएगा, तो 1.2 या 0.5 जो भी होगा, ऑप्शन में 1.2 दिया गया है, तो इसलिए इसका आंसर जो है बेटा वो 1/2 हो जाएगा, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
कंसीडर अ थिन सर्कुलर रिंग A, a circular disc B, a hollow cylinder capital C and a solid cylinder capital D of the same radius R and of the same mass. Okay. IA, IB, IC and ID are the moment of inertia of about the axis shown in the figure. Choose the correct option. क्या होगा? ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये रिंग बनी हुई है, तो रिंग की इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज IA, वो हमारा रिंग का क्या होता है, mr स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या होता है, mr स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पर आइए, अगर मैं यहाँ पर IB की बात करता हूं तो ये डिस्क के डायमेट्रिकली पूछा गया है। जो डायमेट्रिकली क्या होता है यार, सिंपल सी बात है, डायमेट्रिकली का जो फॉर्मूला होता है, सिंपल सी बात है, क्या होता है, वो mr स्क्वायर बाई 4 होता है बेटा। क्या होता है, mr स्क्वायर बाई 4। ठीक है, बड़ा सिंपल है। अब एक डिस्क है, अगर हम सेंटर ऑफ देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये डिस्क है, वैसे तो ये फॉर्मूला आपको रटे होनी चाहिए। ठीक है, डिस्क अगर यहां से पूछेंगे तो mr स्क्वायर बाई 2 होता है, और डायमेट्रिकली पूछेंगे तो mr स्क्वायर बाई 4 होता है। ठीक है, तो इसका ये जो है वो mr स्क्वायर बाई 4 है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको हॉलो सिलेंडर दिया गया। हॉलो सिलेंडर का इस एक्सिस के अबाउट भी जो होता है बेटा, वो कितना होता है, अगर मैं बात करूं तो mr स्क्वायर ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसकी बात अगर हम यहाँ पर कर लें तो इसका जो होता है सॉलिड सिलेंडर का, तो वो mr स्क्वायर बाई 2 होता है। ठीक है, अब हमें सारे पता चल गया, अब हम देख लेते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखें तो IA और IC जो है एकदम सेम है, तो IA IBC सेम हो जाएगा। और IB और ID की बीच में बात करें तो अगर ध्यान से देखें, अगर मैं IB में 2 से मल्टीप्लाई करा दूं तो वो ID के बराबर हो जा रहा है। अब ये किस ऑप्शन में दिया गया है, ध्यान देखिए, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, प्लीज इस चीज को आप देख सकते हैं। क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है, इन द लूप शो द मैग्नेटिक इंडक्शन एंड द पॉइंट O पॉइंट पर मैग्नेटिक इंडक्शन पूछा गया आपसे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज, इस वाले वायर की बात करें तो ये इसके एक्सेस पर है, तो इसकी वजह से कोई भी फायदा नहीं होने वाला। ये वाले की बात करें, ये भी इसके एक्सेस पर, इस पर भी कोई फायदा नहीं होने वाला, इस पर भी नहीं होने वाला। इसका मतलब सिर्फ इस पर और इसकी वजह से यहां पर है। दोनों का सेंस सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों की वजह से जो फील्ड होगी उसको हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, पहले की वजह से अगर मैं फील्ड लिखता हूं, देखिए ये देखिए है क्या, ये सर्किल का 1/4 पार्ट है। सर्किल का बेटा क्या होता है, म्यू नॉट I अपॉन 2R होता है, और 1/4 है, तो ऑब्वियस सी बात है B1 लिखना बड़ा आसान है। क्या बनेगा फॉर्मूला भैया, म्यू नॉट I अपॉन 8 8R1। सिमिलरली B2 का जो बनेगा वो म्यू नॉट I अपॉन 8R2 बन जाएगा। दोनों की करंट की डायरेक्शन सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों एड अप ही करेंगे, तो नेट बी निकालने के लिए आपको दोनों को ऐड करना पड़ेगा। यहां पर कॉमन म्यू नॉट I बाई 8 हो जाएगा, और अंदर बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, एंड द फाइनल आंसर इज गिवन दैट R1 R2 एंड R2 प्लस R1। देखते हैं, मैच कराते हैं। ये हो सकता था, ये तो गलत है, ये माइनस में भी गलत है, ये भी गलत है। आई थिंक 9 ऑफ दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सही आंसर जो है इसका वो ये होगा, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, ओके, ये सही हो जाता अगर यहां पर 8 होता तो। ठीक है, बट है नहीं, कोई भी मैच नहीं कर रहा है, इसलिए फोर्थ पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप जरूर दे सकते हैं आंसर की में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ेंगे। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है। एज शोन इन द फिगर, अ मेटल रॉड मेक्स कॉन्टैक्ट विद अ पैरेलल रेल एंड कंप्लीट द सर्किट। The circuit area is perpendicular to the magnetic field B 2.0 O। ओके, मतलब 2 टेस्ला है। ठीक है, B टेस्ला दिया गया ड्यू। If the resistance of the total circuit जो है वो 1 ओम दिया गया, अच्छी बात है। The force needed to move the rod as indicated with a constant speed 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से क्या होगा फोर्स। ठीक है, बड़ा सरल है। हालांकि मेरे हिसाब से आपका इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए ऐसे केसेस का। सिंपल सा फार्मूला होता है बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर बाई आर, एक सिंपल फार्मूला होता है। इसको आगे मूव करने जो नेट फोर्स होता है फार्मूला होता है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो सबसे पहले आप यहाँ पर ई निकालेंगे, दैट इज बीवीएल, मतलब ईएमएफ निकालेंगे, फिर आई निकालेंगे, दैट इज ई बाई आर, आई थिंक बीवीएल बाई आर। उसके बाद फोर्स का फार्मूला लगेगा आईवीएल, वैल्यू पुट करेंगे तो बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर बाई आर बन जाएगा। लेकिन इतना अगर आप करेंगे नीट एग्जाम में तो हो चुका आपका नीट का एग्जाम। आपको इस तरह के क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला रटा होना चाहिए, दैट इज बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर बाई आर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में पावर भी बहुत पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्या पावर,
पावर के लिए कुछ नहीं करना है, v से मल्टीप्लाई और कर दो, b स्क्वायर v स्क्वायर एल स्क्वायर भैया, फॉर्मूला रटा होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर फोर्स पूछा गया, वैल्यू पुट करेंगे आंसर निकालेंगे। b दिया गया 2 तो 2 का स्क्वायर हो गया, v यहाँ पर जो दो गया 2 ये भी 2 हो जाएगा, l जो दिया गया है l यहाँ दिया गया 50 सेंटीमीटर, मतलब 50 इंटू 10 की पावर माइनस 2 की पावर 2, r यहाँ पर 1 दिया गया, इसे सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये देखें तो 50 का स्क्वायर 2500 इंटू 10 की पावर माइनस 4, 00 8 45 8 0 20 इंटू 10 की पावर माइनस 4, सॉल्व करेंगे तो 2 न्यूटन आ जाएगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, वैल्यू पुट करें आंसर निकालें, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में फोर्स का फॉर्मूला ये होता है, जैसे अगर आप निकालना चाहे तो अभी थोड़ी देर पहले मैं तरीका बताया था, आप निकाल सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि उसमें समय ज्यादा जाएगा, आपको फॉर्मूला रटा होना चाहिए। ठीक है, ओके। 17 एक अच्छा क्वेश्चन है, बोथ कैपेसिटर आर इनिशिएट अनचार्ज, चलिए शुरुआत में तो अनचार्ज ही था, एंड देन करेक्टेड एज शोन इन द फिगर, स्विच इज क्लोज्ड, मतलब स्विच को क्लोज कर देंगे, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 माइक्रोफैराड, इसके अक्रॉस वोल्टेज पूछा गया है। ठीक है बच्चों, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखिए अब या तो आप इसे थोड़ा सा शॉर्टकट वगैरह लगा करके या सिंपल सा सर्किट केवीएल लगा करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इतना नॉलेज नहीं है तो सिंपल सा आप बेसिक मेथड लगा लें। ठीक है, इस सर्किट को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आसानी समझ सके। देखिए ये पॉजिटिव बैटरी है, इसके साथ भी पॉजिटिव सामने आ गई तो ऑब्वियस बात ये घटेगा। ठीक है, और ये साथ में जुड़ी हुई है, तो नेट की बात करें वोल्टेज की, वी नेट की अगर हम बात करेंगे तो 19 माइनस 9 प्लस 15 बैठेगा, दैट इज 25 आई थिंक। ठीक है, और अगर सी इक्विवेलेंट की बात करें तो निकाल सकते हैं, 2 एंड 3 है तो 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 3, क्योंकि सीरीज में थे तो 6/5 सी इक्विवेलेंट इसका हो गया माइक्रोफैरेड में। चार्ज निकाल लेते हैं, Q बराबर CV होता है, तो C यहाँ पर 6/5 है, वोल्टेज यहाँ पर 25 है, तो मेरे हिसाब से 30 माइक्रोफैरेड होगा, क्योंकि यहाँ पर माइक्रो भी था। ठीक है, तो चार्ज इस सर्किट में जो फ्लो हो रहा है वो 30 माइक्रोकुलाम हो रहा है। अब यहाँ पर वोल्टेज चाहिए, सिंपल सा वोल्टेज V बराबर क्या हो जाएगा बोलो भैया, Q/C हो जाएगा। वोल्ट चार्ज यहाँ पर 30 माइक्रो है और ये कितना है 3 माइक्रो, सॉल्व करेंगे 10 वोल्ट आ जाएगा। एक आसान तरीका हो सकता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। आप चाहते हैं उसमें सर्किट रूल लगा करके केवीएल लगा करके भी सॉल्व कर सकते हैं, उसमें भी पहले आपको क्यू ही निकालना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट, और करना यही पड़ता है। तो जो भी आपको ठीक लगे उस तरीके से करना चाहिए, जो भी आप ठीक तरीके से इसको कर सके, मेरे हिसाब से ऐसे ही करना चाहिए। देखिए ध्यान रखिएगा, प्लस के साथ अगर प्लस बैटरी है तो घटेगा, और अगर प्लस के साथ अगर माइनस है तो जुड़ जाता है। ये सिंपल सा एडिशन रूल आपको पता होना चाहिए। बड़ा क्वेश्चन था, सेकंड पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ेंगे, एक गेट का अच्छा क्वेश्चन है, द करेक्ट इनपुट ए और बी आउटपुट वाई कॉम्बिनेशन, अच्छा मतलब यहाँ पर कॉम्बिनेशन आपको बच्चों दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है करेक्ट वाला कौन सा है, तो यहाँ पर हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। अब कुछ बच्चे इसमें क्या करते हैं कि वाई को निकाल लेते हैं एक बुलियन एक्सप्रेशन का यूज करके, आप ऐसे भी कर सकते हैं, पर टाइम उसमें उतना ही लगेगा, क्योंकि आपको तब भी ए बी की वैल्यू पुट करके हर एक चीज देखना पड़ेगा। मुझे ऐसा जो लगता है कि अगर हम हिट एंड ट्रायल करेंगे तो होता क्या, कभी कभी पहले और दूसरे में ही फंस जाता है, हमें सारे चेक करने नहीं पड़ते। तो देखते हैं कैसे करने, जैसे 1 1 1 है, अगर मैंने यहाँ पर 1 रखा, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देख लेता हूं मैं, ए को मैंने 1 दिया, बी को भी मैं कह रहा हूँ 1 दे रहा हूं, तो यहाँ पर 1 पहुंचेगा, अच्छी बात है, यहाँ पर 1 पहुंचेगा, ये 1 1 ये आपका एंड है, लेकिन आगे नॉट लग गया तो ये नैंड गेट हो गया। नैंड गेट क्या करता है, बड़ा सिंपल है, पहले एंड की जो भी वैल्यू है उसको उल्टा कर देगा, मतलब 1 और 1 इधर से जा रहे हैं तो यहाँ पर 1.1 करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन नैंड लगा हुआ है तो यहाँ पर 0 बैठ जाएगा, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 चला जाएगा। अब 1 इंटू 0 करेंगे तो 0 होगा, उल्टा क्या होगा 1, तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, जब ले यहाँ जाएंगे तो 1 इंटू 1 होता है 1, उल्टा करेंगे 0। इसका मतलब अगर ए को 1 और बी को 1 दे रहे हैं तो y बराबर 0 हो जाएगा। ये कि ये आंसर एकदम गलत है, बड़ा आसान था। अगर आपको समझ में ना आया हो, मैं दूसरा करके दिखा देता हूं एक बार। देखिए दूसरा कैसे करेंगे देखिए फिर से देखिए, जैसे मैं इसको उठाया, अब a बराबर यहाँ पर क्या 0, बोले हाँ गुरु जी, b बराबर क्या यहाँ पर 1, ठीक, यहाँ पर क्या बचा 0, यहाँ क्या बचा 1। ये कौन सा गेट है, पहले एक चीज समझिए, नैंड गेट है। नैंड गेट एंड का उल्टा करता है, एंड में क्या होता है मल्टीप्लिकेशन होता है, एंड मतलब 0 इंटू 1 करोगे तो आ जाएगा 0, नैंड लगा हुआ है तो उसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब 0 का अपोजिट क्या होता है यहाँ पर 1 होता है, तो मतलब बाहर क्या आउटपुट में मिलेगा 1, यहां से क्या रहता है 0, यहां से क्या आता है 1, ये भी 1, ये भी इधर भी 1।
अब देखिए 0 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 उल्टा करेंगे फिर से 1, तो यहां पर 1 आ जाएगा। 1 और 1 करेंगे अगर आप, तो 1 और 1 करने पर आएगा 1, लेकिन उसका उल्टा करेंगे फिर से आ जाएगा 0। ठीक है, उल्टा करने का मतलब ये है कि उसका नेगेटिव नॉट लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 1 है, ये 0 है, 0 है, 1 इंटू 0 करेंगे तो आ जाएगा फिर से 0, उल्टा करेंगे तो आ जाएगा 1। इसका मतलब a को 0 b को 1, तो y बराबर 1 जो दिया गया एकदम सही दिया गया है। और इस तरीके से हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके आप क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो आप इसे बुलियन एक्सप्रेशन के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप y को a और b के फॉर्म में लिख लीजिए, फिर वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हैं, बट उसके लिए भी आपको ट्रुथ टेबल बनानी पड़ेगी। और मैं आपको सजेशन दूंगा कि इस तरह के क्वेश्चनों में अगर आपका हाथ थोड़ा सा सेट है, ठीक है, मतलब माइंड सेट है, तो आप बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं विद इन हाफ सेकेंड। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं समझा रहा हूं तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, जब आप इस पे ठीक ठाक कमांड पा लेंगे तो आप बहुत जल्दी इस चीज को करेंगे, और हिट एंड ट्रायल मेथड मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट होता है। खैर इसका आंसर जो सेकंड पार्ट आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करेंगे। A certain wire has a resistance जो है 81 ohm है. The resistance of another wire B of the same material and the equal length but diameter twice the diameter of A. Okay, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए पहले ही मैंने आपको समझा देना चाहता हूं कि यहां पर दो अलग अलग वायर हैं। इसका मतलब जो भी आपका रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला होता है आर रो एल अपॉन ए। अलग अलग है ये बात ध्यान रखना, लेकिन मटेरियल सेम है, वायर अलग अलग है ये बात ध्यान रखना। लेंथ भी सेम है, इसका मतलब रो और एल की वैल्यू कांस्टेंट है, तो जो आर होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, और डायमीटर के हिसाब से देखो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। इसका मतलब अगर डायमीटर को आप 3 टाइम्स करेंगे तो रेजिस्टेंस आपका 19 टाइम्स हो जाएगा। बड़ा इजीली है, सिंपल सी बात है, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल डी स्क्वायर। अगर आप डायमीटर को 3 टाइम्स कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका रेजिस्टेंस है वो पुराने वाले रेजिस्टेंस का कितने टाइम्स हो जाएगा, डिवाइड बाई 9 हो जाएगा। मतलब डायमीटर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ये शॉर्टकट है, अगर आपको समझ में कम आता हो तो मैं ये कह सकता हूं, सिंपल सा रेशियो बना लीजिए, R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू D1 अपॉन T2 का होल स्क्वायर। ठीक है, D1 यहां पर शुरुआत में मान लीजिए D था, अब आपने इसको 3 टाइम्स कर दिया है तो ये 1/9 हो जाएगा। ये R2 है, पुराना वाला 81 है, R2 की जो वैल्यू है 81/9, और आंसर आपका 9 हो जाएगा, जो कि आप यहां से डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। खैर जैसे इसको समझ में आए, सिंपल सी बात है कि डायमीटर को 3 टाइम्स करेंगे तो R 1/9 हो जाएगा। खैर पार्ट कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अगले क्वेश्चन तो मूव करते हैं बच्चों। अ नेटवर्क ऑफ रजिस्टर, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। A network of resistor is connected across a 10 volt battery with internal resistance यहाँ पर 1 ohm होगा as shown in the figure. The equivalent resistance of the network of the resistance पूछा गया। पहले मेरी बात समझिएगा ध्यान से। कुछ बच्चे गलती ये कर देते हैं कि पूरा इक्विवेलेंट निकाल देते हैं फिर आंसर मैच कराते हैं, जो कि एकदम गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में जो है नेटवर्क सिर्फ ये माना जाएगा भैया, ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क नहीं, ये तो बैटरी लगी हुई है ना, तो हमें जो भी इक्विवेलेंट निकालना है वो सिर्फ इसका निकालना है, ना कि इसका भी साथ में लेंगे। तो बस इसे सॉल्व कर लीजिए, सिंपल सी बात है। अब ये 2 और 4 पैरेलल में है, 2 और 4 देखिए मैं कैसे निकाल रहा हूं, बड़ा आराम से देख लीजिएगा। ये 2 और 4 पैरेलल में तो कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 4 प्लस इसके साथ सीरीज में है, इसके साथ ये भी सीरीज में, तो इसको लिखना पड़ेगा 2 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 4 ऑफ दैट, सिंपल 8/6 प्लस 2 8/6 तो 4/3 प्लस 4/3, एलसीएम 3 आ जाएगा, 4 प्लस 6 प्लस 4 आई थिंक 14/3 किसमें है, सेकंड पार्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बड़ा ही सिंपल था। ठीक है, ये दोनों पैरेलल थे तो पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट लगाया, ये भी पैरेलल थे पैरेलल लगाया, और फिर तीनों सीरीज में है तो तीनों सीरीज में लगा दी और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। खैर अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। एक फिर से मैचिंग आई है, मैचिंग बड़ी आसान सी सिंपल फार्मूला बेस है, कुछ कैलकुलेशन नहीं करना, ये अच्छी बात है। फीड इनसाइड द थिन शेल, अच्छा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉस है। ओके, वैल्यू क्या होगा, फीड इनसाइड द थिन शेल, थिन शेल, तो अगर थिन शेल होता है उसके अंदर जो फीड हो तो 0 होती है, मतलब ये होगा, मतलब ए का जो है वो 4th वाला सही हो जाएगा। ठीक है, फीड आउटसाइड द थिन शेल जो होता है, आउटसाइड जाओगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर वाला मैटर फंसेगा, मतलब ये Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो B का थर्ड सिंपल सा फार्मूला होता है, वो याद होना चाहिए, B का थर्ड हो जाएगा। फील्ड ऑफ थिन शेल एट द सरफेस, स्मॉल आर कैपिटल आर कर दीजिए, ये सेकंड वाला हो जाएगा। ठीक है,
फेल ड्यू टू द लॉन्ग चार्ज वायर, ऑब्वियस सी बात ये होगा, ये फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ए का फोर्थ किस में लिखा हुआ है, दो ऑप्शन है, पहला या तीसरा। बी में थर्ड है तो दूसरा पहला और तीसरे में भी है। सी का जो है वो सेकंड है, वो थर्ड वाले मुझे दिख रहा है। आई होप थर्ड पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कुछ खास नहीं था, सिंपल फॉर्मूला था, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ये इनके फार्मूले है भी, मतलब जो आपके ऑप्शन मैंने दिए हैं ये आप इसे फार्मूले के तौर पर याद भी कर सकते हैं, हालांकि याद होना चाहिए, आप वहां पर डिराइव करने मत बैठे। खैर बढ़िया। एक अच्छा क्वेश्चन है 22, थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। When three identical bulb of 120 watt 200 volt rating are connected in series 220 supply the power draw the, अच्छा टोटल पावर निकाल ली, ठीक है। देखिए बेटा, अगर तीन बल्ब को आप इस तरीके से लगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड को, तीनों को सीरीज में लगा करके आप एक सोर्स से कनेक्ट कर दे रहे हैं। सोर्स की जो वैल्यू 220 वोल्ट है, ये आपके तीन बल्ब हो गए B1 B2 और B3, ठीक है। अगर इस जो बल्ब है उसकी रेटिंग 120 वाट 220 वोल्ट होती तो क्वेश्चन बड़ी जल्दी हो जाता। सिंपल सम पावर के केस में सीरीज वाला फॉर्मूला लगा देते, दैट इज 1/P इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3। तीनों चूंकि सेम है, सॉल्व करते आंसर आ जाता 40 वाट, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है, क्वेश्चन में ये 200 वोल्ट कर दिया गया, इसका मतलब अब यहां पर कोई भी शॉर्टकट नहीं लगेगा, अब आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो पूरा सॉल्व कैसे किया जाए, सिंपल बात है, आपको सबके रेजिस्टेंस जो है निकालने पड़ेंगे। मैं एक का निकाल लेता हूँ रेजिस्टेंस, देखते हैं। तो इस डेटा से सारे रेजिस्टेंस निकालते हैं, मतलब R बराबर V स्क्वायर बाई P। V यहां पर 200 है तो 200 मल्टीप्लाई बाय 200 हो गया, P की वैल्यू यहां पर 120 कर दिया। तो R जो पहले एक इंडिविजुअल जो R आएगा, आप उसे R1 भी कह सकते हैं, वो 0 0 गया, ऊपर आ जाएगा 1000, नीचे जाएगा 3 ओम R1 आएगा। अब चूंकि R1 R2 R3 बराबर होंगे क्योंकि तीनों आइडेंटिकल बल्ब थे, ओके। सिंपल बात है, हमें टोटल पावर यहां से निकालनी है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी चाहिए। तो अगर हमें R इक्विवेलेंट चाहिए तो R1 प्लस R2 प्लस R3, चूंकि तीनों बराबर है तो 3 इंटू R1 कर देता हूं मैं, क्योंकि तीनों बराबर है, तो 3 इंटू 1000/3, तो R इक्विवेलेंट इसका जो आएगा वही आएगा। अब टोटल पावर निकालनी है, तो टोटल पावर P बराबर V स्क्वायर बाई R, तो V स्क्वायर कितना 220 इंटू 220, ठीक है। और नीचे जो है हमारा 1000 है, तो 0 0 0 0 गया, 484 डिवाइड बाई 10, 48.4 वाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कि इस सोर्स से कितना पावर कंज्यूम होगा, तो आंसर आ जाएगा इसका 48.4, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए फोर्थ पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना होता है। अपकमिंग कैपेसिटी में यही हाल है कि हम लोगों ने पेपर इस तरीके से डिजाइन किया गया कि हल्का सा चेंजेस किया, आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझना है, कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसका जो है फोर्थ पार्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 23 अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द पावर लॉस ऑफ द सर्किट इन स्टेडी स्टेट। पहली चीज, स्टेडी स्टेट में पूछा कितना पावर लॉस होगा, तो स्टेडी स्टेट में आपको ध्यान होना चाहिए कैपेसिटर बिहेव एज अ ओपन सर्किट, ध्यान रखना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इन स्टेडी स्टेट कैपेसिटर बिहेव एज ओपन सर्किट, ओके, ये बात थोड़ा ध्यान रखनी है। अगर ये ओपन सर्किट है तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर सर्किट आप ब्रेक कर दीजिए तो ये ऊपर वाला पूरा ब्रेक हो जाएगा और सर्किट जो है सिर्फ ये बचेगा 2 ओम एंड द 6 वोल्ट, ठीक है, सर्किट ये बचेगा। अब सिंपल जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था हम लोगों ने, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 2 + 2 से हमारा जाएगा 4, वोल्टेज 6 दिया गया है, पावर चाहिए तो V स्क्वायर बाई आर इक्विवेलेंट 6 × 6/4, आई थिंक 36 डिवाइड बाई 4, आई थिंक 9 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। हाँ ठीक है, 9 वाट, ओके। अच्छा क्वेश्चन था, क्या याद करना है यहाँ पर, स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर ओपन सर्किट बिहेव करता है तो सर्किट टूट गया तो ये पूरा ऊपर वाला जो है वो बेकार हो जाएगा, ठीक है। स्टेडी स्टेट की जगह अगर यहां पर स्टेडी स्टेट की जगह इनिशियल टाइम होता t बराबर 0 होता तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता, तब इसे सॉल्व करने में दिक्कत आती नहीं, मतलब हो जाता फिर भी सिंपल था, तब यहाँ पर वीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट लगता, फिर यहाँ पर आपको R निकालना पड़ता, निकल लगा कुछ खास चीज नहीं है, 4 4 8 2 2 4 सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। ध्यान रखना स्टेडी स्टेट था इसलिए से है, और अगर
t बराबर 0 इनिशियल टाइम होता है तो इसका आंसर कुछ और आता है। खैर बढ़िया क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ मूव करेंगे। एक थर्मोडायनामिक्स का अच्छा क्वेश्चन है। 1 mole of the ideal gas is taken through the cyclic process shown the given VT graph diagram where V is equal to volume and T is equal to absolute temperature of the gas. Which of the following statement is correct? पहली चीज, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले ग्राफ आप ये जरूर देखा करें कि किसके किसके बीच में ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पर वी नोट कर लीजिएगा प्लीज, ये वी नोट होगा यहाँ पर किसके किसके बीच में ग्राफ है ये आप जरूर देख लिया करें, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, वीटी का ग्राफ है तो अब यहाँ पर आप सिंपल सा एरिया अंडर द ग्राफ मत लगा देना, गड़बड़ हो जाएगा। हमें एक एक प्रोसेस लेकर चीज चलना पड़ेगा। पहली चीज यहाँ पर बात जो की गई है वो होल प्रोसेस के बारे में की गई है, वर्क डन बाय द गैस। ठीक है, मेरे को मतलब पूरे के लिए निकालना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट, तो हमें एक एक करके निकालना चाहिए। ठीक है बच्चों, देखा जाए तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले WAB की बात करते हैं। WAB की बात करेंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट V नॉट है। वॉल्यूम कांस्टेंट तो वर्क डन क्या होता है 0, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर क्या है कांस्टेंट। B से C में जब आप आएंगे तो B से C थोड़ा सा अलग है, क्योंकि B से C में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब आइसोथर्मल, और आइसोथर्मल का जो फार्मूला होता है सिंपल सा फार्मूला होता है μRT ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल होता है। ठीक है, यहां पर 1 मोल है, ये R है, यहां पर टेम्परेचर 2T नॉट है, ये ln है। ठीक है, V फाइनल यहां पर V नॉट है और इनिशियल यहां पर 2V नॉट है। V नॉट से V नॉट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 2R T नॉट ln, उसको ऊपर लेके आना पड़ेगा तो 2 की पावर -1, मेरे हिसाब से माइनस का 2R T नॉट ln 2 बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से WDC भी निकाल सकते हैं। WDC अगर आप निकालते तो वॉल्यूम कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा। WDA निकाल लेते हैं, चलिए WDA यहां निकाल लेता हूं मैं। WDA की अगर बात करेंगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट से फिर से वही फॉर्मूला मिलेगा, 1 मोल इंटू R, टेम्परेचर तुम्हारा T नॉट है और ln जो है फाइनल ये रहा, इनिशियल ये रहा। तो ऑब्वियस सी बात है DWA जो आपका आएगा वो आ जाएगा पॉजिटिव में आएगा, RT नॉट ln 2 आ जाएगा। अब मैं अगर नेट निकालता हूं तो ये 0 वाले तो हम बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, हम बात करेंगे सिर्फ इसकी। ये माइनस का 2RT नॉट है और ये प्लस में, तो पूरा एडअप करेंगे अगर तो आंसर आएगा माइनस में RT नॉट ln 2, ये आएगा। मैग्नीट्यूड की बात करते तो प्लस में आ जरूर जाएगा, लेकिन आंसर जो है वो ln में है। और अगर आप इसे लॉग में करना चाहते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तब ये log 2 आएगा। लेकिन ऑप्शन में अगर देखिए तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन RT log 2 सिर्फ दिया गया, म्यू RT नहीं दिया गया, इसका तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब हीट एब्जॉर्ब है कि गिवन है, उसको देखने के लिए आपको क्यों देखना पड़ेगा। तो चूंकि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है तो डेल्टा यू की वैल्यू 0 होगी, तो ऑब्वियस सी बात है, मैं इसको यहां पर सिंपल से लिख देता हूं। देखिए मैं अलग पेज में कर देता हूं तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो डेल्टा यू 0 रहेगा, तो डेल्टा क्यू की जो वैल्यू है वो डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, अब ये आया है माइनस का RT नॉट लॉग नहीं ln में ln 2, ये तुम्हारी हीट भी है। और अगर डेल्टा क्यू तुम्हारा निगेटिव होता है तो बताओ बच्चों, हीट एब्जॉर्ब की हीट गिवन बाय, ऑब्वियस सी बात है हीट गिवन आउट होगी, बाहर निकल रही होगी। तो क्यू कभी भी अगर निगेटिव है तो हीट बाहर निकल रही होती है। ये ऑप्शन है, हीट इज गिवन आउट इन बाय द गैस इन द होल प्रोसेस। इसके फर्स्ट पार्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर हीट पॉजिटिव होती तब हीट इज अब्सॉर्ब बाय द गैस इन द कंप्लीट साइकिल होती, लेकिन यहां पर हीट नेगेटिव आई है, इसलिए इसका फर्स्ट पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। खैर, तो ये हमारी तरफ से जो है बेटा 24 क्वेश्चन के जो है एक्सप्लेनेशन है। आगे के क्वेश्चन हमारे पंकज सर करेंगे और हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। किसी भी क्वेश्चन में फिर भी कोई डाउट होता है तो आप उनसे हमारे इंस्टीट्यूट में पूछ सकते हैं या हमारे कमेंट में डाल सकते हैं। खैर, हमारी तरफ से यहां तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। When the circular scale of screw gauge complete 2 rotation, it covers 1 mm over a pitch scale. The total number of circular scale division 50, तो लीस्ट काउंट क्या है? तो लीस्ट काउंट बच्चों क्या होता है? लीस्ट काउंट होता है पिच अपॉन CSD। पिच क्या होता है?
2 रोटेशन से 1 mm डिस्टेंस कवर होती है, तो एक रोटेशन से कितनी हो जाएगी, 0.5 mm डिस्टेंस कवर हो जाएगी। CSD कितने हैं, 50 हो गए, तो ये कितना आ जाएगा, 0.05 mm। लेकिन यहां मीटर में बोला गया है, तो 0.05 10⁻³ हो जाएगा। ये 0.01 आएगा, वन कैंसिल होगा ना, तो ये आएगा 0.01 mm या 0.01 इंटू 10⁻³ मीटर। -3 -2 कितना हो गया, -5 मीटर। सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा बच्चों, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। At what temperature the kinetic energy of gas molecule is 1/4 of the value 227 डिग्री सेल्सियस। तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, तो यहां पे कर दो E1/E2 इज इक्वल टू T1/T2। तो किस टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाएगी, तो मान लो E2 की वैल्यू E/4 हो गई, T1 हो जाएगा 227 प्लस 273, T2 हमें निकालना है, E कैंसिल हो गया, ये 4 ऊपर गया, ये कितना आ जाएगा, 7 3 10, 2 7 2 9 1 10, ये 5/T2। तो T2 आ जाएगा 500/4 यानी कि 125 केल्विन। ये आंसर आ गया 125 केल्विन, ये आंसर आ गया। सेकेंड ऑप्शन हो गया। कह रहा है एन EM वेव इज मूविंग अलोंग नेगेटिव जेड डायरेक्शन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर 3j कैप, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 3 वोल्ट पर मीटर j कैप, यानी कि y डायरेक्शन में है। तो अब निकालना है मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पर कितना होगा। तो बच्चों फार्मूला होता है C इज इक्वल टू E/B, तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा E/C, E हो गया 3, C हो गया 3 इंटू 10⁻⁸, तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ये +8 ऊपर जाएगा तब माइनस होगा ना, 10⁸, 10⁻⁸। अब डायरेक्शन और इसमें निकालनी है। तो बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और तुम लोग को ये मालूम है, देखो EM वेव के क्वेश्चन हम लोग के यहां पर आते ही रहते हैं। तो यहां पर वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होती है, E×B, E×B डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है। अब देखो E इलेक्ट्रिक फील्ड J कैप है, वेलोसिटी होना चाहिए -z का मतलब -k कैप, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। देखो जरा IJK करो, अब E×B, अब मैग्नेटिक फील्ड कि हमें ऐसी डायरेक्शन चूज करनी है जो J के साथ क्रॉस में -k लाए। तो J के साथ क्रॉस में -k कौन सा लाएगा, J×I कर देंगे, उल्टा चलो J×I -k आ गया, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में आएगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगा। यहां पर वेलोसिटी किस डायरेक्शन में निकली है, -z डायरेक्शन में, तो -z का मतलब क्या होता है, -k कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है J कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड J कैप दिया है, तो अगर हम J×K करेंगे, हमें यहां पर वो चीज रखनी है ना, J×I, J×I, तो -k आ गया, तो I कैप होगा। I कैप का मतलब फिर इसमें आंसर कौन सा आना चाहिए बच्चों, कौन सा आंसर आना चाहिए बताओ, बोलो। यही आना चाहिए पहला। अच्छा एक चीज और है, ये नैनो में गिवन है, तो डायरेक्शन तो यार भैया I कैप आ गया, -8 इंटू, अब नैनो टेस्ला में लाना है तो 10 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है, I कैप, तो ये आ जाएगा -9 यानी कि 10 नैनो टेस्ला, और डायरेक्शन बच्चों फिर I कैप आएगी, यानी कि पहला ऑप्शन हो जाएगा, इसमें फर्स्ट ऑप्शन आएगा बेटा,
क्लियर हो गया ना। देखो ये क्वेश्चन एक्चुअली में काफी आता है। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो E क्रॉस B के अलॉन्ग होती है, और तुम्हारा यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है वो J कैप डायरेक्शन गिवन है, और जो वेलोसिटी गिवन है वो माइनस जेड का मतलब K कैप गिवन है। तो वेलोसिटी जो है हमें यहाँ पर E क्रॉस B से माइनस K मिलना चाहिए। अब माइनस K कब मिलेगा? जब हम J क्रॉस I चलेंगे। J क्रॉस I उल्टा करेंगे, तो उल्टा करेंगे माइनस I मिल जाएगा, यानी कि I होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि पहला ऑप्शन हो जाएगा बेटा। 28 देखो नेक्स्ट। When length of vibrating segment of sonometer wire increase by 5%, तो परसेंटेज चेंज इन इट्स फ्रीक्वेंसी निकालना है। परसेंटेज चेंज फ्रीक्वेंसी, F बराबर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2L √T/M। तो F प्रोपोर्शनल टू 1 लेंथ हो गया, बाकी तो कांस्टेंट है। तो फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन लेंथ, और लेंथ में कितना आ गया? 5%, यानी कि फ्रीक्वेंसी में भी 5% आ जाएगा। फोर्थ आंसर आएगा बच्चों। नेक्स्ट देखो बच्चों, ऑब्जेक्ट A has half the kinetic energy as that of B. Object B has half the mass of object A. तो object A speeds up by 1 meter per second and then has the same kinetic energy as that of object B. The initial speed of object A nearly. एक ऑब्जेक्ट A है, एक ऑब्जेक्ट B। जरा ध्यान दो, A की काइनेटिक एनर्जी आधी है, A हैज हाफ काइनेटिक एनर्जी B, यानी कि अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी 2K है तो यहां पर A की काइनेटिक एनर्जी A हो जाएगी बेटा। अच्छा, B का हाफ मास है, यानी कि इसका मास 2m होगा, तो इसका मास m हो जाएगा। अब कह रहा है ऑब्जेक्ट A की, अगर ऑब्जेक्ट A अपनी स्पीड को 1 मीटर पर सेकंड बढ़ा दे, स्पीड अप कर दे, इंक्रीज कर दे, तो काइनेटिक एनर्जी दोनों की बराबर हो जाती है। तो इनिशियल स्पीड ऑब्जेक्ट की निकालना है, ऑब्जेक्ट ए की निकालना है, यानी कि ये v1 मान लो, ये v2 मान लो, तो हमें बच्चों v1 लाना है। अब जरा ध्यान दो, इसको यहीं से स्टार्ट करो, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के इसके लिए हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर, m 2m है और v1 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हाफ कैंसिल mv1 स्क्वायर। B की काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? 2K इज इक्वल टू हाफ m v2 स्क्वायर। अब यहां से K की वैल्यू mv1 स्क्वायर रख दो, तो mv1 स्क्वायर 1/2 m v2 स्क्वायर। भाई यहाँ काइनेटिक एनर्जी 2K है ना, मास m है, v2 एनर्जी हो गया, यहां से m कैंसिल होगा, तो v2 स्क्वायर बराबर मिलेगा 4v1 स्क्वायर, या v2 बराबर मिल जाएगा 2v1, और हमें v1 निकालना है। ठीक है, अच्छा अब जरा ध्यान दो, ये क्या कह रहा है? अगर a की स्पीड 1 मीटर पर सेकंड बढ़ जाए, k1 और k2 कब बराबर होंगे? जब a की स्पीड बढ़ जाए 1 मीटर पर सेकंड, तो k1 हो जाएगा हाफ m, और v बढ़ा दो v1 प्लस 1 स्क्वायर, और k2 हो जाएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी लिख दो हाफ m, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी देखो बराबर आ गई है ना, A और B की काइनेटिक एनर्जी सेम हो गई। तो यहां से 2 कैंसिल कर दो, एक m कैंसिल हो गया, तो v2 आ जाएगा √2 v1 प्लस 1, और v2 बराबर आया है 2v1 √2 v1 प्लस 1, √2 का डिवाइड करो, √2 v1 प्लस 1, v1 उधर ले जाओ, v1 कॉमन ले लो, √2 माइनस 1 v1 1.4 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, v1 इंटू 0.41, तो v1 आ गया 1/0.4, पॉइंट हटा के ये बढ़ाओ, तो ये आ जाएगा वही 2.5 मीटर पर सेकेंड। आंसर थर्ड आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड।
क्लियर हो गया बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 30। इक्वेशन ऑफ वेव रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4 साइन 100t माइनस एक्स बाई 10m मीटर हो गया ये, व्हेन t सेकेंड x मीटर, तो वेलोसिटी वेव। तो इसमें कंपेयर करें अगर हम y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो ओमेगा कितना मिलेगा 100, k मिलेगा 1/10, और वेलोसिटी v बराबर क्या होता है ओमेगा बाई के, तो 100/k 1/10 हो जाएगा। तो वेलोसिटी कितनी आ गई 1000 मीटर पर सेकेंड, कोई है ही नहीं, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज आ जाएगा बेटा, नन ऑफ दीज। चलो आगे चलते हैं। If the screen moved away from plane of slits in Young's double slit experiment, then अब इसमें ये बोला गया है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ये डबल स्लिट हो गई, ठीक है, ये 2 स्लिट हो गई, यहां पे स्क्रीन तक की डिस्टेंस होती है कैपिटल डी, अगर स्क्रीन को हम दूर ले जाएं तो डी बढ़ेगा। तो एंगुलर सेपरेशन की जरा बात करें, तो एंगुलर सेपरेशन होता है थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी, तो इसमें लैम्डा और डी दोनों कांस्टेंट है, कैपिटल डी है ही नहीं, तो एंगुलर सेपरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना, एंगुलर सेपरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो एंगुलर से इंक्रीज डिक्रीज ये कुछ भी नहीं होना है। अब आ जाओ, अगर हम यहां पे डिस्प्लेसमेंट निकाले लीनियर सेपरेशन, तो डी लैम्डा बाई डी होता है, तो यहां पर अगर हम डी बढ़ाएंगे तो लीनियर सेपरेशन बढ़ेगा, लीनियर सेपरेशन क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा, लीनियर सेपरेशन इंक्रीज, तो लीनियर सेपरेशन ये है कांस्टेंट डिक्रीज, यानी कि कोई आंसर इसमें मैच नहीं कर रहा है। लीनियर सेपरेशन क्या होगा, लीनियर सेपरेशन इंक्रीज हो जाएगा, तो इसमें बच्चों कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। अगर यहां एंगुलर की बजाय, अगर हम एंगुलर की जगह यहां पे लीनियर कर दें, अगर हम ऐसा कर दें लीनियर सेपरेशन, तो ये ऑप्शन फिर सही हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। The restoring force of spring with block attached to frame spring represented by, यानी कि F और X फोर्स डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ बताना है, तो F इज इक्वल टू क्या होता है माइनस के एक्स, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mx, स्लोप निगेटिव है, स्लोप अगर निगेटिव है तो ग्राफ कैसा होगा फिर ये जाएगा, स्लोप निगेटिव का मतलब थीटा ग्रेटर देन 90, तो यानी कि ऑप्शन कौन सा आ गया बच्चों, थर्ड ऑप्शन आ गया। चलो आगे चलते हैं। एक ग्लास स्लैब का म्यू गिवन है 1.5, थिकनेस 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड ओवर पेपर, व्हाट इज शिफ्ट इन लेटर्स। तो ये शिफ्टिंग का फार्मूला क्या होता है बेटा, शिफ्टिंग का फार्मूला, शिफ्टिंग का फार्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू टी 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। दिखलाई दे रहा है बच्चों, लाइट चली गई है, लाइट चली गई बेटा, लेकिन दिखलाई तो दे रहा होगा तुम्हें, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं बच्चों। चलो दिखलाई दे रहा है, हम लोग करते हैं। x इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला, टी 1 माइनस 1 अपॉन, यही शिफ्टिंग हो गई, तो टी थिकनेस कितनी है 3 सेंटीमीटर है, 1 माइनस 1 अपॉन 1.5 हो गया, 3 1.5 माइनस 1.5 अपॉन 1.5, तो ये 1 सेंटीमीटर आ गया शिफ्टिंग बेटा, थर्ड ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। An object moving speed 5 मीटर पर सेकेंड towards concave mirror focal length 1 मीटर is at distance 9 मीटर, एवरेज स्पीड इमेज की निकालनी है, एवरेज स्पीड किसकी निकालनी है, इमेज की निकालनी है। देखो भैया एक ऑब्जेक्ट है यहां पर, ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यहां से 5 मीटर पर सेकेंड पे,
स्पीड से मूव कर रहा है कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ 1 मीटर है, मान लेते हैं ये फोकल लेंथ हो गई। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की वजह से निगेटिव में लेते हैं, और इज एट डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर। तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो बच्चों 9 मीटर गिवन है, यहां से ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस 9 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहां पर हम v निकालेंगे कि जब यह ऑब्जेक्ट अगर मान लो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, इसमें इसको u हटा दो, ये स्पीड हम लिख दे रहे हैं क्योंकि फिर यहां पर u बच्चों क्या हो जाता है, एक्चुअली में डिस्टेंस हो जाती है। ये इसमें स्पीड ऑब्जेक्ट लिख दो 5 मीटर पर सेकेंड, और u यहां पे डिस्टेंस हो गई, इसकी इनिशियल डिस्टेंस हो गई। तो इनिशियल डिस्टेंस 9 हो गई, f बराबर 1 हो गया। मिरर के फार्मूले से हम ऑब्जेक्ट के लिए v निकाल सकते हैं बेटा। तो फॉर्मूला लगाओ, 1/v 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो v और u हो जाएगा निगेटिव में, तो -9 हो जाएगा, f 1 हो जाएगा माइनस में, तो 1/v आ गया -1 प्लस 1/9, 9 -8/9, तो v इज इक्वल टू आ गया -9/8। ये डिस्टेंस हो गई भाई, v हो गई, v डिस्टेंस आ गई, इसको इनिशियल डिस्टेंस मान लो। अब ये ऑब्जेक्ट अगर हम 1 सेकेंड देखें तो 5 मीटर आगे चला जाएगा। भाई देखो, जो वेलोसिटी होती है अगर 1 सेकेंड ले ले तो वेलोसिटी ही वही डिस्टेंस बन जाती है। तो इनिशियल में इतनी डिस्टेंस है, और अब फाइनल डिस्टेंस अगर 1 सेकेंड के लिए निकालेंगे, t बराबर 1 सेकेंड के लिए, तो ये कितना चल चुका है, 1 सेकेंड में 5 मीटर चल चुका होगा। 5 मीटर यहां कहीं चल करके आ चुका होगा, ये 5 मीटर अगर यहां चल करके आ चुका होगा तो ये डिस्टेंस फिर 4 मीटर बचेगी बच्चों। t बराबर 1 सेकेंड में 5 मीटर चलेगा तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, 4 मीटर। तो अब यहां पर u बराबर 4 हो गया, f बराबर। अब इसके लिए, इमेज के लिए यहां से फिर से यहां पे कितनी डिस्टेंस चलेगा, वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी नहीं डिस्टेंस निकालो, v2 मान लो, यही वाला फॉर्मूला फिर से लगा दो। तो v की जगह v2 लिख लो, माइनस u कितना बचा, 4 बचा, 1/4 -1, तो 1/v2 आ गया -1 प्लस 1/4 -3/4, तो v2 आ गया -4/3 आ गया। 1 सेकेंड में ये डिस्टेंसेस आ गई, एवरेज स्पीड निकालना है, तो 1 सेकेंड में एवरेज स्पीड हो जाएगा v1 माइनस v2। तो एवरेज स्पीड, सो एवरेज स्पीड पूछा है, ये हो जाएगा v1 माइनस v2। v1 माइनस v2 एक्चुअली में डिस्टेंस है 1 सेकेंड के लिए, तो अपॉन टाइम कर देंगे तो टाइम 1 सेकेंड हो गया, और ये डिस्टेंसेस हो जाएगी v1 माइनस 9/8, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/3। 3 9 27 हो गया, 8 चौक 32 हो गया, और 24 हो गया। तो कितना आ गया बच्चों, ये 5/24 है ना। 5 कितना आया, अब इसको जो है ये तो किस में आएगा, मीटर में आया है ना, 24 25। अब इसको सेंटीमीटर में, ऑप्शन सब दिए सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर पर सेकेंड, 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 24 को लगभग 25 मान लो, तो 25 चौको 100, 4 पंचे 20, लगभग लगभग आ जाएगा 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आंसर आ गया बच्चों। चलो बच्चों आगे चलते हैं। द इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन विद 2 कोहेरेंट लाइट सोर्सेस ऑफ इंटेंसिटी रेशियो 1, यानी कि I1/I2, ये n हो गया। इन इंटरफेरेंस पैटर्न द रेशियो, ये रेशियो निकालना है। I मैक्सिमम क्या होता है, फार्मूला हम लोग को मालूम है, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। अब यहां पे I1 बराबर NI2 कर दो,
ni2 अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर, i2 बाहर कॉमन निकाल दो तो i2 बाहर आएगा, अंदर बचेगा अंडर रूट n प्लस 1 का होल स्क्वायर मैक्सिमम। इसी तरह आई मिनिमम कर लो, आई मिनिमम में यहां माइनस लग जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा i2 रूट n माइनस 1 स्क्वायर। मैक्सिमम प्लस मिनिमम ये निकालना है हमें रेशियो, तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। आई मैक्स प्लस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्स माइनस आई मिनिमम इज इक्वल टू आई मैक्स की वैल्यू रखो। अच्छा, रेशियो अगर हम लेंगे तो रेशियो में i2 कैंसिल ही हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। आई मैक्स हो जाएगा रूट n प्लस 1 स्क्वायर, आई मिनिमम हो जाएगा रूट n माइनस 1 स्क्वायर, रूट n प्लस 1 स्क्वायर माइनस रूट n माइनस 1 स्क्वायर। अब इसको बच्चों देखो सॉल्व करके कितना आ रहा है, होल स्क्वायर हो जाएगा n प्लस 1 प्लस 2 रूट n और प्लस इसमें हो जाएगा n प्लस 1 माइनस रूट n इंटू 2 अपॉन, इसमें करो तो वही हो जाएगा n प्लस 1 प्लस 2 रूट n, इसको करो माइनस n और माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 रूट n, तो 2 रूट n तो यहां से कैंसिल हो गया, n1 ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 2n प्लस 2, 2n प्लस 2, 2n प्लस 1 हो गया है ना, और इधर 2 2 4 हो गया, 4 रूट n, तो यानी आया n प्लस 1 बाई 2 रूट n, n प्लस 1 बाई 2 रूट n। पहला ऑप्शन आ गया बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, de Broglie wavelength associated with electron accelerated by potential difference 81 volt। de Broglie wavelength का फार्मूला हम लोग को मालूम है, अगर वोल्टेज गिवन हो तो 12.27 अपॉन अंडर रूट वी वोल्टेज एंगस्ट्रॉम में निकलता है, ये फार्मूला ये आता है सीधे सीधे बच्चों। तो इसको सॉल्व करो, 12.27 अंडर रूट वी का मतलब हो गया 81, एंगस्ट्रॉम है माइनस 10 कर दो, 12.27 81 का 9 हो जाएगा, ये मीटर में आ रहा है, एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो कितना आएगा 1.36 इंटू 10 और माइनस 10 आ जाएगा मीटर, लेकिन ये नैनोमीटर में दिया है, नैनोमीटर में 9 होता है, तो 9 के लिए क्या कर दो 10 का, या ऐसे कर दो ना, इधर पॉइंट इधर ले आओ तो 0.136 इंटू 10 की पावर माइनस 9 हो जाएगा, या 10 का मल्टीप्लाई कर दो, 10 का डिवाइड करेंगे तो एक ही बात है, तो यानी कि आ जाएगा 0.136, ये नैनोमीटर आ गया। ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा बेटा इसका, ऑप्शन नंबर 4। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। A ball is projected from point A with velocity 20 meter per second at an angle 60 degree to horizontal direction. At highest point of path, velocity of ball. एक बॉल फेंकी गई A पॉइंट से, कितनी वेलोसिटी से 20, कितने एंगल पर 60, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी बताना है, हाईएस्ट पॉइंट ये हो गया तो यहां पर वेलोसिटी v मान लो। अब इसके देखो कंपोनेंट करेंगे बेटा, तो कंपोनेंट क्या निकलेगा, इधर की तरफ 20 cos 60, ये x कंपोनेंट हो गया। अब हमें मालूम है कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 0 होता है, एक्सीलरेशन 0 होगा
तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के हर पॉइंट पर वेलोसिटी सेम होगी, तो v इज इक्वल टू यहां भी हो जाएगा 20 cos 60। 20 cos 60 कितना हो गया 1/2, तो कितना आ जाएगा 10 मीटर। ये आएगा फोर्थ आंसर आ गया बेटा, फोर्थ। अब आगे देखो क्या कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर द बोर्स सेकेंड ऑर्बिट ऑफ सर्कमफेरेंस 2 पाई, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो हमें मालूम है एंगुलर मोमेंटम mvr क्या होता है, n h बाई 2 पाई। तो 2 पाई r बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई इधर ले आओ, n h अपॉन mv, 2 पाई r n h अपॉन mv क्या हो जाएगा लैम्डा, और सेकेंड ऑर्बिट है तो 2 पाई n की जगह 2 रख दो, 2 कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा कितना आ जाएगा पाई r। सेकेंड ऑप्शन आ गया बच्चों, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल मेटल एंड मैक्सिमम वेलोसिटी। अरे भैया जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो ईवी नॉट के बराबर होती है। ईवी नॉट, वी नॉट क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर हो गया ईवी नॉट, तो यहां पर v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू v नॉट हो गया, v नॉट यानी कि सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है भाई 39 में, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। The length of magnetized iron bar is L and magnetic moment M। ये है एक आयरन रॉड, इसके पोल, इसकी पोल स्ट्रेंथ M मान लो, ये नॉर्थ पोल हो गया, साउथ हो गया, लेंथ L मान लो। लेंथ L गिवन है कैपिटल लेटर में तो कैपिटल कर दो भाई, मैग्नेटिक मोमेंट M है, तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ। अब इसको चेंज किया गया है सेमी सर्कुलर फॉर्म में, सेमी सर्किल फॉर्म में चेंज करो बच्चों, ये सेमी सर्किल बन गया। सेमी सर्किल में नॉर्थ और साउथ पोल ये हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगी आर आर। मैग्नेटिक मोमेंट अब निकालना है। देखो बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ इनटू पोल के बीच की डिस्टेंस, यानी कि पोल के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस, तो पोल स्ट्रेंथ m हो गया और बीच की डिस्टेंस 2r हो गई। अब यहां पे r को हमें लेंथ के टर्म्स में निकालना है, तो इसी मैग्नेट को तो हमने सेमी सर्कुलर शेप दिया है, इसका मतलब ये लेंथ पाई r के इक्वल हो जाएगी, तो r इज इक्वल टू यहां पे l अपॉन पाई आ जाएगा, तो यहां पे लिखो m टू r की जगह l अपॉन पाई। अब ml की जगह कैपिटल M लिख सकते हैं, तो 2m अपॉन पाई आ जाएगा, 2m अपॉन पाई फोर्थ आंसर आएगा बेटा, फोर्थ ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टू प्रोड्यूस एन इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ 2 मिली एम्पियर इन स्पेस बिटवीन पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ अप्लाइड वेरिएबल पोटेंशियल। हमें बच्चों यहाँ पे रेट पोटेंशियल का निकालना है, C गिवन है और ये डिस्प्लेसमेंट करंट गिवन है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट हमेशा कैपेसिटर की प्लेट के बीच में फ्लो करती है। जैसे ये कैपेसिटर है ना, तो कैपेसिटर को जब हम किसी बैटरी से चार्ज करते हैं तो बाहर कंडक्शन करंट होती है और इस पे चार्ज धीरे धीरे बढ़ता है, चार्ज बढ़ता है तो यहाँ पे चार्ज बदलता है, चार्ज बदलता है तो फ्लक्स चेंज होता है और उससे यहां पर +2 माइनस डिस्प्लेसमेंट करंट आती है। ये डिस्प्लेसमेंट करंट और ये कंडक्शन करंट, यानी कि अंदर वाली करंट, प्लेट के बीच वाली करंट और बाहर वाली करंट, इनकी वैल्यू हमेशा आपस में बराबर होती है। तो ID हो जाएगा dq बाई dt, q की जगह CV लिख दो, C बाहर कर दो, dv बाई dt। करंट कितनी आ गई 2 मिली एम्पियर -3 C 4 माइक्रोफैरड -6 और साथ में dv बाई dt। तो dv बाई dt कितना आ गया 0.5
6 इधर ले आओ, 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 500 वोल्ट पर सेकेंड, ये आएगा 500 का मतलब सेकेंड ऑप्शन बच्चों मैच कर रहा है, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट। चलो नेक्स्ट, when a semiconductor doped its electrical conductivity also increases, सेमीकंडक्टर डोपिंग करें चाहे पी टाइप करें चाहे एन टाइप हम बनाएं, उनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, पी टाइप में होल्स बढ़ेंगे, तो कंडक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस। इन द नेटवर्क शोन इन फिगर करंट थ्रू रजिस्टर इक्वल टू, ये फिगर गिवन है। देखो बच्चों, दो डायोड हैं, ये डायोड D1 है, ये D2 है, तो अब ये पीएन जंक्शन हो गया कि पी का मतलब प्लस, यानी कि ये फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया, फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, रिवर्स बाइस्ड हो जाएगा। तो यानी कि करंट ये जो भी यहां से जाएगी वो इसमें चली जाएगी, ऐसे आएगी, इसमें करंट जाएगी नहीं, रिवर्स बाइस है। तो I इज इक्वल टू लगा दो V/R, V10 हो गया, 4 हो गया, 2.5 एम्पियर आ गई, आंसर आ जाएगा तुम्हारा सेकंड, सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, correct, two small bead of mass m2m are placed in fixed smooth horizontal circular hollow tube, mean radius are shown, the mass m is moving with speed u and mass 2m is stationary after their first collision, the time elapsed for next collision और coefficient of restitution given है। इसमें यहां पर ये होल बना हुआ है और दो यहां पे छल्ले बीट कुछ भी मान लो रखे गए, मास m2m है, इसकी वेलोसिटी तो u है लेकिन ये इनिशियली रेस्ट में है। जैसे इसका डायग्राम हम यहां पे बनाए, जैसे एक मास ये m हो गया, इसकी वेलोसिटी u हो गई, और ये वाला 2m क्या हो गया है, रेस्ट में, रेस्ट का मतलब इसकी u2 वेलोसिटी 0 हो गई। लेकिन जब ये इससे टकराएगा तो मान लो एक की वेलोसिटी v1 है और दूसरे वाले की वेलोसिटी कितनी है, v2 है, तो ये v1 v2 बच्चों हमें पहले निकालना पड़ेगा। v1 v2 कैसे निकालेंगे, अब यहां पर कोफिशिएंट रेस्टिट्यूशन गिवन है, यानी कि ये बच्चों इन इलास्टिक कोलिजन है, इसका मतलब ये हुआ। अब कोलिजन चाहे जैसा हो, इसमें कैसे करेंगे, कोलिजन कैसा भी हो, कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम सब में अप्लाई होता है, तो कंजर्वेशन मोमेंटम पहले तो अप्लाई करो, तो कंजर्वेशन मोमेंटम लगाओगे तो हो जाएगा mu, और ये 0 है तो प्लस 0, ये हो जाएगा mv1 और 2mv2, m कैंसिल हो गया, तो ये आ गया v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू u। एक इक्वेशन तो कंजर्वेशन मोमेंटम से मिल गई, दूसरी इक्वेशन E की इक्वेशन लगाओ, इक्वेशन ऑफ E क्या होता है, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू E u1 माइनस u2, ये होता है बेटा v2 माइनस v1, E की जगह 1/2, और u1 की वैल्यू u है, u2 0 है, तो ये u/2 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब इससे v2 v1 निकल आएंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर दो, 1 इक्वेशन प्लस 2, तो v1 v1 कैंसिल, 2v2 v2 हो जाएगा 3v2, u प्लस u/2 3/2u, तो v2 आ गया u/2, v2 की वैल्यू हम रखेंगे यहां पर v2 u/2, u/2 कैंसिल हो जाएगा, v1 0 आ जाएगा, यानी कि पहला वाला रुक जाएगा तो दूसरा वाला इतनी वेलोसिटी से चक्कर करेगा। अब एक चक्कर चूंकि लगाएगा तो एक चक्कर लगाने में टाइम इज इक्वल टू समय बराबर दूरी बटे 4, डिस्टेंस अपॉन v, तो डिस्टेंस एक चक्कर के लिए 2πr हो गया, और स्पीड कितनी हो गई, u/2, 2 ऊपर चला गया, तो टाइम आ जाएगा 4πr अपॉन u, यानी कि सेकेंड ऑप्शन इसका बच्चों मैच कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम ए टू बी थीटा, स्पीड ऑफ लाइट ए में v है तो स्पीड ऑफ लाइट b में बताना है। तो हमें मालूम है क्रिटिकल एंगल के लिए फॉर्मूला होता है 1/μ, ए से b में जा रही है तो b/μ a, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू μb, a अपॉन बी ऊपर चला जाएगा μ a, और वेलोसिटी में क्या होता है उल्टा, va अपॉन vb साइन थीटा। अब देखो बच्चों,
वी ए की वेलोसिटी कितनी है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए इज वी, ये वी है, वी बी निकालना है, तो वी बी बराबर आ गया वी अपॉन साइन थीटा। सेकेंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके बच्चों, थैंक यू।